युवा लड़की को और अधिक उलझाए नहीं रखना चाहता था। गार्गी जिद्दी और अड़ियल थी। वह जानती थी कि उसकी कई पत्नियां और एक बेटी है, फिर भी वह उसे ही पसंद करती थी, जिससे विराट पूरी तरह से असहाय महसूस कर रहा था। इस समय श्वेत वस्त्रधारी विराट अनजाने में नीलिमा को याद करने लगा। अगर नीलिमा उसके पास होती तो शायद वह गार्गी से निपटने का कोई तरीका खोज लेती और उसे उससे इतना चिपके रहने से रोक पाती। सप्तखड्ग अमर भवन में वापस जब नीलिमा उसके पास आई तो गार्गी ने अपना अधिकांश समय उसी के साथ बिताया, जिससे उसका जीवन बहुत आसान हो गया। लेकिन अब नीलिमा के चले जाने के साथ गार्गी ने एक बार फिर अपना सारा ध्यान उसी पर केंद्रित कर दिया था। कोई और विकल्प न होने के कारण विराट ने अस्थायी रूप से बचने के लिए एकांतवास में जाने का बहाना बनाया। भाई विराट, आप एकांतवास से बाहर आ गए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अभी अपने आंगन से कदम बाहर रखा ही था कि उसने अपने दरवाजे के सामने लाल वस्त्रों में एक आकृति को झूलते हुए देखा। एक खूबसूरत चेहरा जो लालित्य बिखेर रहा था, उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उस खूबसूरत और आकर्षक चेहरे को देखकर विराट के भाव कठोर हो गए और उसे तुरंत ही सिरदर्द महसूस होने लगा। गार्गी जी, आप अभी तक यहीं हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गार्गी की ओर देखते हुए अपने चेहरे को सिकोड़ते हुए और एक जबरदस्ती की मुस्कान के साथ पूछा। भाई विराट, बात यह है कि वरिष्ठ भाई पुनीत ने मुझे अपने पर्वत शिखर पर रुकने की जगह दी है ताकि हम आसानी से मिल सकें। इस तरह मैं सीधे वरिष्ठ भाई पुनीत के पर्वत शिखर पर रह सकती हूं और मुझे बार बार आना जाना नहीं पड़ेगा, गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। विराट के प्रति उसका प्रेम पूरी तरह से छिपा हुआ नहीं था, वह इतनी बेबाक और स्पष्ट थी। गार्गी की बातें सुनकर विराट का चेहरा फिर से सिकुड़ गया। सत्यानाश, भाई पुनीत, आप मुझे मुसीबत में डाल रहे हैं। ऐसा करके क्या आप बस गार्गी को और गहराई में नहीं धकेल रहे हैं? लेकिन इस तयशुदा स्थिति का सामना करते हुए विराट केवल अपनी नियति को स्वीकार कर सकता था। वह बस गार्गी को यूं ही दूर नहीं भेज सकता था। उसने गार्गी के सामने अपनी स्थिति कई बार कबूल की थी कि वह एक शादीशुदा आदमी था और उसकी सिर्फ एक पत्नी नहीं थी। इसके अलावा नीलिमा ने तो गार्गी को उसकी स्थिति बढ़ा चढ़ाकर भी बताई थी, लेकिन फिर भी यह उसके प्रति गार्गी की भावनाओं को हिला नहीं सका। वह उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए मामला खिंचता चला गया और दिन ब दिन उलझता गया। विराट दिल के मामलों में हमेशा से ही अनिर्णायक रहा था, जिससे प्रेम संबंधों को संभालने का उसका तरीका पूरी तरह से अस्त व्यस्त था। गार्गी जी, क्या आपको कोई काम है? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कुछ असहाय होकर पूछा। भाई विराट, आप श्वेत हिम महाद्वीप आए हैं, क्या आपको अभी तक इसे ठीक से घूमने का मौका नहीं मिला? जब हम सप्तखड्ग अमर भवन में थे तब हमने तय किया था कि अगर आप कभी श्वेत हिम महाद्वीप आए तो मैं आपको यहाँ की सैर कराऊंगी, गार्गी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब जबकि आप हमारे श्वेत हिम महाद्वीप आ ही गए हैं तो क्यों ना मैं आपको यहाँ घुमाऊं? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पल भर के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर मैं आपको कष्ट दूंगा गार्गी जी। चूंकि यह छोटी लड़की उसके पीछे पड़ी थी और वह उससे बच नहीं सकता था, इसलिए विराट के पास अपनी नियति को स्वीकार करने और चीजों को अपने तरीके से चलने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विराट को राजी होता देख गार्गी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तो बस एक उम्मीद के साथ इसका जिक्र किया था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि भाई विराट सच में मान जाएंगे। भाई विराट, चलिए चलते हैं, गार्गी ने उत्साह से पुकारा। ऐसा कहते हुए वह आगे बढ़ी और प्यार से विराट का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर श्वेत वस्त्रधारी विराट फिर से कठोर हो गया, लेकिन जब उसने गार्गी के भाव देखे, शर्म, घबराहट और उम्मीद का मिला जुला रूप, तो वह झिझका। उसका हाथ हटाने ही वाला था, लेकिन फिर उसने अपना हाथ नीचे कर लिया। वह इतनी मासूम और दयालु युवा लड़की को दुख नहीं पहुंचाना चाहता था। आह, कोई बात नहीं, विराट ने मन ही मन आह भरी, गार्गी को अपना हाथ थामे रहने दिया। गार्गी का यह साहसिक कदम एक सोची समझी चाल थी। आखिरकार वह एक कुंवारी लड़की थी और हालांकि उसे पहली नजर में ही विराट से प्यार हो गया था, फिर भी उसमें एक युवा लड़की की शर्म और संकोच बरकरार था। उसने यह कदम उठाने की हिम्मत जुटाई थी, इस डर के साथ कि कहीं वह उसे ठुकरा न दे। विराट के साथ कई वर्षों की बातचीत के बाद वह उसके चरित्र को समझने लगी थी। शुरुआत में नीलिमा की बातों में आकर वह सच में मानने लगी थी कि विराट एक निर्दयी और चंचल आदमी है जो युवा लड़कियों का शिकार करता है। लेकिन जैसे जैसे उसने विराट के साथ अधिक समय बिताया, उसने धीरे धीरे पाया कि वह सच में एक वफादार और समर्पित सज्जन व्यक्ति है। अगर वह सच में वैसा निर्दयी और चंचल आदमी होता जैसा नीलिमा ने बताया था, तो नीलिमा इतने समर्पण के साथ उसके पीछे नहीं आती। हालांकि नीलिमा और विराट अक्सर बहस करते थे, उसने उनके गहरे स्नेह को देखा था। उसने यह भी देखा था कि वह नीलिमा के प्रति कितना अच्छा था। जब खतरा मंडराता था तो उसका पहला विचार अपनी सुरक्षा का नहीं, बल्कि नीलिमा, छोटी मान्या और विशाल कछुए की सुरक्षा का होता था। उसके भाई गगन की तरह विराट भी दुनिया के सबसे अच्छे लोगों में से एक था। गार्गी विराट के बारे में जितना जानती, वह उतनी ही मोहित होती जाती। शुरुआत में जब उसने नीलिमा से सुना कि विराट की कई पत्नियां और एक बेटी है, तो गार्गी को काफी निराशा हुई थी। लेकिन फिर उसने सोचा, जब भाई विराट के आसपास की महिलाओं को इस बात से कोई परेशानी नहीं है, तो उसे क्यों होनी चाहिए? यह सोचने के बाद विराट के लिए उसकी प्रशंसा और अधिक अनियंत्रित हो गई और उसके प्रति उसकी भावनाएं इतनी गहरी हो गईं कि वह खुद को पूरी तरह से उससे बाहर निकालने में असमर्थ थी। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बाह में बाह डाले गार्गी यह देखकर बहुत खुश थी कि उसने उसे ठुकराया नहीं। वे पुनीत के पर्वत से नीचे उतरे। पुनीत ने कभी उनकी गतिविधियों पर रोक नहीं लगाई थी। उसने विराट को पहले ही कह दिया था कि वह इसे अपना घर समझ सकता है और संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। विराट इस बार केवल गार्गी के साथ टहलने के लिए बाहर निकला था, कहीं जा नहीं रहा था, इसलिए उसने इतने छोटे से मामले के लिए पुनीत को परेशान नहीं किया। उनके पुनीत के पर्वत से नीचे उतरने के बाद उन्हें स्वाभाविक रूप से कुंदन के निगरानी रखने वाले आदमियों ने देख लिया। देखो, गार्गी नीचे आ रही है, जल्दी से वरिष्ठ भाई कुंदन को सूचित करो। अंधेरे में कई आदमियों ने छुपकर विराट और गार्गी को पुनीत के पर्वत से नीचे उतरते देखा और फिर तुरंत कुंदन को उनके ठिकाने की सूचना दी। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने तुरंत उन लोगों को नोटिस कर लिया जो उन्हें देख रहे थे। उसने बिना कोई भाव दिखाए उन आदमियों की ओर देखा। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। उनके छुपकर काम करने के तरीके को देखते हुए लग रहा था कि इन योद्धाओं के इरादे ठीक नहीं हैं। वे क्या करने की योजना बना रहे थे? वह श्वेत हिम संप्रदाय में नया था और उसे यहाँ आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए उसका यहाँ के योद्धाओं से ज्यादा संपर्क नहीं हुआ था और उसने किसी को नाराज भी नहीं किया था। अगर उसने किसी को नाराज किया था तो वे शौर्य और जाह्नवी थे जो सप्तखड्ग अमर भवन में उसके साथ थे। क्या ये लोग शौर्य या जाह्नवी द्वारा भेजे गए होंगे? विराट अनजाने में ही शक से भर गया। हालांकि सच्चाई का पता लगाने के लिए उसने कोई हंगामा नहीं किया और गार्गी का हाथ थामे हुए ऐसे ही चलता रहा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्गी इस बात से अनजान थी कि कोई छुपकर उन पर नजर रख रहा है। उसका पूरा ध्यान विराट पर था। विराट का हाथ पकड़े हुए उसके शरीर की गर्माहट को महसूस करते हुए उसे अपने दिल में एक मीठी सी खुशी महसूस हो रही थी।
उसे लग रहा था कि यह उसके जीवन का सबसे खुशी का पल है। श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ गार्गी ने बाहर उड़ने से पहले श्वेत हिम संप्रदाय के मैदानों का भ्रमण किया। अपने प्यारे भाई विराट के साथ आखिरकार बाहर निकलने में कामयाब होने के बाद वह स्वाभाविक रूप से इस मीठी यात्रा का पूरा आनंद लेना चाहती थी। श्वेत हिम संप्रदाय के हर कोने को खोजना चाहती थी। दृश्यों की प्रशंसा करते हुए विराट चुपके से उन छुपकर काम करने वाले योद्धाओं पर नजर रखे हुए था जो उनका पीछा कर रहे थे। ये योद्धा इतने लंबे समय से उसका पीछा कर रहे थे और उसे तेजी से लगने लगा था कि उनका कोई छिपा हुआ मकसद है। इसके अलावा जिस बात ने विराट के भाव को थोड़ा गंभीर कर दिया वह यह थी कि गुप्त रूप से उनका पीछा करने वाले योद्धाओं में बाद में एक द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ भी दिखाई दिया। विराट ने इस सबको नजरअंदाज किया और पहाड़ों और जंगलों के माध्यम से गार्गी का अनुसरण करना जारी रखा। उसे विश्वास था कि वह द्वितीय विपत्ति लोक के किसी भी योद्धा को संभाल सकता है। उसे यह पता लगाना था कि ये लोग क्या चाहते हैं, वरना दुश्मन कौन है यह जाने बिना लगातार निशाना बनाया जाना वास्तव में एक बड़ी समस्या होगी। श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी के काफी पीछे। वरिष्ठ भाई कुंदन, क्या हमें अब हमला नहीं करना चाहिए? चूहे जैसी मूंछों वाले एक आदमी ने कुंदन से पूछा। हम चलो थोड़ा और इंतजार करते हैं जब तक कि वे श्वेत हिम संप्रदाय से और दूर न चले जाएं। कुंदन ने एक पल सोचने के बाद कहा। दूरी पर लाल वस्त्रों वाली आकृति को देखकर कुंदन की आंखें वासना से जल उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि गार्गी इतनी खूबसूरत होगी। उसने सुना था कि गगन की एक छोटी बहन है जो बहुत खूबसूरत है और अब जब उसने उसे देखा तो वह सच में वैसी ही खूबसूरत थी जैसी उसने सुनी थी। उसने गार्गी को पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि वे सभी एक ही संप्रदाय से थे। श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर संप्रदाय बहुत बड़ा था और कई शिष्य थे। हर शिष्य एक दूसरे को नहीं जानता था। श्वेत हिम संप्रदाय में 10 लाख से अधिक औपचारिक शिष्य थे और अनौपचारिक सेवकों की संख्या 100 करोड़ से अधिक थी। इतने विशाल संप्रदाय के साथ हर शिष्य के लिए एक दूसरे को जानना असंभव था। इससे पहले गार्गी केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक की योद्धा थी जो स्वाभाविक रूप से महाविपत्ति लोक के योद्धाओं के घेरे में आने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसलिए वह महाविपत्ति लोक के शिष्यों के बीच विशेष रूप से प्रसिद्ध नहीं थी। इस घेरे में उसकी कुछ प्रतिष्ठा होने के 2 कारण थे। पहला, वह गगन की बहन थी और दूसरा, वह असाधारण रूप से सुंदर थी। हालांकि कुंदन ने गार्गी की प्रतिष्ठा के बारे में पहले सुना था लेकिन उसने उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया था। हालांकि गार्गी केवल एक अर्ध महाविपत्ति लोक की योद्धा थी लेकिन उसका एक अच्छा भाई गगन था। गगन श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर काफी लोकप्रिय था और यहां तक कि कुंदन भी उसे अनावश्यक रूप से भड़काने से कतराता था। हालांकि अब एक पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के अवसरों और खजानों से आकर्षित होकर कुंदन ने स्वाभाविक रूप से गगन की परवाह करना छोड़ दिया। भले ही गार्गी सिर्फ गगन की बहन हो, वह फिर भी ऐसे अवसरों और खजानों के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के काम करेगा, भले ही वह खुद गगन ही क्यों न हो। कुंदन के आश्चर्य के लिए गार्गी से निपटने की इस यात्रा से एक अप्रत्याशित इनाम मिला। गार्गी एक असाधारण रूप से सुंदर महिला थी। सुंदरता के मामले में गार्गी ने जाह्नवी को भी पीछे छोड़ दिया। कुंदन एक कामुक व्यक्ति था और वह इतनी आश्चर्यजनक सुंदरी से कैसे प्रलोभित नहीं हो सकता था। इसलिए इस बार गार्गी के प्रति उसके इरादे केवल उसे लूटने से कहीं आगे थे। अगर यह केवल पैसे के बारे में होता तो यह आसान होता। एक एकांत जगह ढूंढो, गार्गी को मार डालो और फिर शव को ठिकाने लगा दो। लेकिन उसे पैसे और सुंदरता दोनों से लूटने के लिए इतना जल्दबाजी भरा दृष्टिकोण असंभव था। इसके अलावा गार्गी जैसी इतनी आश्चर्यजनक सुंदरी को मारना एक बर्बादी होगी। उसे अपनी संपत्ति के रूप में रखना था और बाद में उसका आनंद लेना था, कम से कम तब तक जब तक वह उसे मारने से पहले पूरी तरह से तृप्त न हो जाए। श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी ने कई और दिनों तक एक साथ यात्रा की जो अब श्वेत हिम संप्रदाय से काफी दूर थे। जब वे दोनों पहाड़ों में नजारों की प्रशंसा कर रहे थे तभी एक निशान वाला आदमी जो 5 या 6 प्रथम विपत्ति लोक के योद्धाओं का नेतृत्व कर रहा था अचानक पास के जंगल से बाहर कूद पड़ा और उन्हें घेर लिया। तुम कौन हो? तुम क्या चाहते हो? गार्गी यह दृश्य देखकर चौंक गई। उसने योद्धाओं की ओर देखा। उसके चेहरे पर अत्यधिक सतर्कता के भाव थे और उसने पूछा। गार्गी का श्वेत हिम संप्रदाय में कई पारलौकिक क्षेत्र के योद्धाओं से सामना नहीं हुआ था और कुंदन और उसका समूह गगन के समान प्रकार के लोग नहीं थे। गगन उनसे बहुत कम बातचीत करता था, इसलिए गार्गी को उन्हें पहले देखने का मौका और भी कम मिला था। हे छोटी लोमड़ी, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहता हूं? कुंदन ने गार्गी के आकर्षक शरीर को देखा। उसकी कामुकता स्पष्ट थी। तुम्हें किसने भेजा है, जाह्नवी ने या शौर्य ने? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उनकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा। गार्गी के विपरीत वह इन लोगों से पूरी तरह अनजान नहीं था। श्वेत हिम संप्रदाय में वापस उसे पहले ही आभास हो गया था कि ये लोग गुप्त रूप से उनका पीछा कर रहे थे, इसीलिए ये लोग श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य होने चाहिए। क्या वरिष्ठ बहन जाह्नवी? विराट की बातें सुनकर गार्गी का चेहरा जम गया। फिर उसके चेहरे पर अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। उसने अपना सिर हिलाया और कहा, यह कैसे संभव है? वरिष्ठ बहन जाह्नवी ऐसा काम कैसे कर सकती है? हालांकि वह नहीं जानती थी कि ये लोग उनके पास क्यों आए थे। वह बता सकती थी कि उनके इरादे ठीक नहीं थे। गार्गी यह मानने को तैयार नहीं थी कि जाह्नवी उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को भेजेगी। आखिरकार जाह्नवी और दोनों भाई बहनों ने एक साथ यात्रा की थी और उन्होंने अंतहीन ब्रह्मांड को पार करते हुए एक बादल नाव पर 1000 साल एक साथ बिताए थे। भले ही बाद में सप्त खड्ग अमर भवन में उनके बीच कुछ मतभेद हुए हों, वरिष्ठ बहन जाह्नवी को उन्हें मारने के लिए किसी को भेजने की हद तक नहीं जाना चाहिए था, है ना? लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास सच में दिमाग होगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर कुंदन खुद को श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखने से नहीं रोक पाया और कुछ आश्चर्य के साथ बोला, लगता है तुम शक्ति सिंधु महाद्वीप के वही गंवार हो। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उनकी पृष्ठभूमि का अनुमान लगा लिया था, फिर भी कुंदन को कोई परवाह नहीं थी। उसने अपने बगल में चूहे की मूंछों वाले समूह की ओर इशारा किया और कहा, इस छोटे जानवर को घसीट कर ले जाओ और इसे कुत्तों को खिलाने के लिए काट दो। एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक के कीड़े से निपटने में अपना कोई भी प्रयास बर्बाद करना उसके लिए उचित नहीं था। इसके अलावा गार्गी को विराट का हाथ इतने अंतरंग तरीके से पकड़े हुए देखकर कुंदन को अपने दिल में ईर्ष्या की आग जलती हुई महसूस हुई। सत्यानाश, इतनी अच्छी चीज सच में ऐसे कचरे के टुकड़े द्वारा ले ली गई थी। कुंदन की राय में चूंकि गार्गी और विराट पहले से ही इतनी अंतरंगता से व्यवहार कर रहे थे, इसलिए उन दोनों के बीच एक पुरुष और एक महिला के बीच सबसे अंतरंग संबंध बन चुका होगा। यह सोचकर कि ऐसे मात्र अर्ध महाविपत्ति लोक के कचरे ने वास्तव में ऐसी आश्चर्यजनक सुंदरी का पहला स्वाद छक लिया है, उसे और भी अधिक नाराजगी हुई। जी वरिष्ठ भाई कुंदन, चूहे की मूंछों वाले ने जल्दबाजी में उत्तर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर चलने वाला वह पहला व्यक्ति था। ऐसे कीड़े से निपटना अनावश्यक था। वह अकेला ही काफी से अधिक था।
कुंदन के सामने अपनी शेखी बघारने के लिए उसे स्वाभाविक रूप से पहले कार्य करना था। हालांकि अन्य योद्धा चूहे की मूंछों वाले को पूरी तरह से श्रेय छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। कुंदन का आदेश सुनते ही वे तुरंत आगे बढ़े। वे इतने आसान अवसर को संभवतः हाथ से नहीं जाने दे सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घेरा और उस पर हमला किया, अचानक एक चमकदार तलवार की रोशनी चमक उठी। तुरंत ही चूहे की मूंछों वाला और अन्य महाविपत्ति लोक के योद्धा वहीं के वहीं जम गए। ओग ओग, उन्होंने अविश्वास से भरी आंखों के साथ अपने गले पकड़ लिए। यह कैसे हो सकता है? एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक के कीड़े के पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? लेकिन दुर्भाग्य से वे चाहे इसे मानने के लिए कितने भी अनिच्छुक क्यों न हो, उस चकाचौंध करने वाली तलवार की रोशनी ने पहले ही उनकी जान ले ली थी। चूहे की मूंछों वाला और कई अन्य प्रथम विपत्ति लोक के योद्धा अपने गले पकड़कर जमीन पर गिर पड़े, मर गए। यह देखकर कुंदन की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर अत्यधिक भय का भाव प्रकट हुआ। उसने सोचा था कि इस बार सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी गार्गी होगी। आखिरकार गार्गी के पास किसी पंचम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के खजाने हो सकते थे। गार्गी की अपनी ताकत भले ही महत्वहीन हो, लेकिन शक्तिशाली खजानों की वृद्धि के साथ वह अभी भी सतर्कता के योग्य थी। लेकिन कुंदन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि सबसे बड़ा खतरा गार्गी नहीं, बल्कि शक्ति सिंधु महाद्वीप का यह अर्ध महाविपत्ति लोक का गंवार था, जिसे उसने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। एक ही वार से उसने तुरंत उसके आदेश के तहत 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को मार दिया था। अगर वह खुद भी ऐसा करता तो शायद वह अपने सामने इस श्वेत वस्त्रधारी युवक की निर्णायकता की बराबरी नहीं कर पाता। अच्छा, बहुत अच्छा। लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह के एक छुपे रुस्तम मास्टर होगे। कुंदन ने एक गहरी सांस ली और श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूर कर देखा। इसके साथ उसने अपना हाथ खोला और द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र का एक लंबी तलवार वाला जादुई हथियार निकाला। गार्गी जी, कृपया एक तरफ हट जाइए। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने गार्गी को अपने पीछे खींचा और गहरी आवाज में कहा। द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लिए हुए एक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का सामना करते हुए उसने जरा भी लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। जिस कारण उसने चूहे की मूंछों वाले 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को इतनी आसानी से मार दिया था, वह उसकी ताकत नहीं बल्कि किस्मत का एक बड़ा तत्व था। उन 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया था, इसलिए उनके पास उसके खिलाफ कोई बचाव नहीं था, जिससे उसे अपने अचानक हमले में आसानी से सफल होने का मौका मिल गया। अगर वे पहले से ही सतर्क होते तो वह कभी भी 6 प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञों को इतनी आसानी से नहीं मार पाता। शायद अगर उसने अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार का इस्तेमाल किया होता तो वह ऐसा कर पाता। हालांकि यह निर्मल अवतार ताकत में अभी भी थोड़ा कमजोर था। उसने द्वितीय विपत्ति दिव्य अस्त्र लिए हुए एक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ का सामना करने की हिम्मत केवल अपने स्वयं के तृतीय विपत्ति दिव्य अस्त्र एक लंबी तलवार के कारण की। अपने जादुई हथियार का लाभ होने से उसे लड़ने का आत्मविश्वास मिला, अन्यथा उसे तुरंत गार्गी को खींच लेना चाहिए था और भाग जाना चाहिए था। भाई विराट, सावधान रहें, गार्गी ने चिंतित भाव से कहा। चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसके कंधे को थपथपाया, आश्वस्त करते हुए मुस्कुराया। हालांकि जैसे ही वह और गार्गी बात कर रहे थे, कुंदन ने अचानक उस पर भयंकर हमला कर दिया। श्वेत वस्त्रधारी विराट की ताकत देखने के बाद कुंदन ने उसे जरा भी कम आंकने की हिम्मत नहीं की और स्वाभाविक रूप से ऊपरी हाथ हासिल करने के हर अवसर का लाभ उठाना चाहा। बिल्कुल सही समय पर। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने यह देखकर मजाक उड़ाया। हाल ही में उसकी साधना में काफी सुधार हुआ था और वह अभ्यास करने के लिए किसी की तलाश में था। चूंकि कुंदन ने खुद को उसके दरवाजे पर पहुंचा दिया था, इसलिए यह उसके उद्देश्यों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त था। इसके अलावा वह श्वेत हिम महाद्वीप से द्वितीय विपत्ति लोक के योद्धा की ताकत का परीक्षण कर सकता था। दोनों पक्षों के बीच एक भीषण युद्ध आसन्न था। तृतीय विपत्ति लोक के स्तर का एक दिव्य अस्त्र एक लंबी तलवार लहराते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट ने लोकाकाश महाविकास तलवार कला को उजागर किया, कुंदन को एक भयंकर लड़ाई में उलझा दिया। यह लड़ाई पूरे एक दिन और एक रात तक चली। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, कुंदन तेजी से चिंतित होता गया। उसने मूल रूप से श्वेत वस्त्रधारी विराट को थकाने के लिए अपनी बेहतर साधना का उपयोग करने की योजना बनाई थी। हालांकि जबकि श्वेत वस्त्रधारी युवक के पास दुर्जय ताकत और एक शक्तिशाली जादुई हथियार था, उसके साधना स्तर ने उसके सच्चे सार को सीमित कर दिया था, जो निस्संदेह उसके अपने की तुलना में बहुत कम प्रचुर मात्रा में था। यदि लड़ाई खिंचती है तो विराट की हार निश्चित थी, लेकिन कुंदन ने यह उम्मीद नहीं की थी कि श्वेत वस्त्रधारी विराट न केवल युद्ध में शक्तिशाली था, बल्कि सच्चे सार में भी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध था। एक दिन और एक रात की लड़ाई के बाद विराट का सच्चा सार कमी के कोई संकेत नहीं दिखा रहा था, जिसने कुंदन को बहुत आश्चर्यचकित किया। कुंदन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि विराट की साधना पद्धति हर क्षेत्र में पूर्णता प्राप्त करती है, जिससे हर क्षेत्र में उसकी नींव बेहद ठोस हो गई। हालांकि विराट का निर्मल अवतार उसके मुख्य शरीर और स्वर्ण ड्रैगन अवतार जितना प्रतिभाशाली नहीं था, फिर भी विराट की साधना पद्धति के तड़के के कारण यह सामान्य योद्धाओं से कहीं बेहतर था। कुंदन जैसे द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के लिए आकर्षण द्वारा विराट को थकाने का प्रयास करना भी संभव नहीं था। यह कहा जा सकता है कि विराट के संचय के साथ वह आकर्षण युद्ध से कम डरता था। इसमें सच्चे सार को बहाल करने के लिए उसके पास मौजूद गोलियों को भी शामिल नहीं किया गया था। यदि आप उसके पास मौजूद पुनः शक्ति गोलियों को जोड़ते हैं तो विराट को थकाने की कोशिश करना एक सपना मात्र था। श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंदन दोनों ही बेहद शक्तिशाली विशेषज्ञ थे और उनकी लड़ाई के कारण होने वाली हलचल काफी अधिक थी। जल्द ही लड़ाई ने दूरी पर श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को सतर्क कर दिया। हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के पास हिंसा करने का इतना दुस्साहस कौन कर रहा है? हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के पास ऐसा करने की हिम्मत करने वाले हमारे संप्रदाय की अवहेलना करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? क्या उन्होंने भालू का दिल और तेंदुए का पित्त खा लिया है? चलो चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। एक पल में श्वेत हिम संप्रदाय के पारलौकिक क्षेत्र के कई योद्धा निकल पड़े, जो लड़ाई के उतार चढ़ाव की दिशा में दौड़ पड़े। इनमें से अधिकांश योद्धा प्रथम विपत्ति लोक या द्वितीय विपत्ति लोक के थे, लेकिन कुछ तृतीय विपत्ति लोक के भी थे। तृतीय विपत्ति लोक के योद्धाओं में एक ठंडे चेहरे वाला युवक, सुंदर ढंग से सजे हुए बालों वाली एक खूबसूरत महिला और काफी गठीले शरीर वाला युवक शामिल थे। बेशक उस दिशा में दौड़ने वाले योद्धाओं में पुनीत और गगन, साथ ही जाह्नवी और शौर्य भी थे। वरिष्ठ भाई पुनीत, मैंने आपके साथ भाई विराट को क्यों नहीं देखा? गगन ने उड़ते समय पुनीत से पूछा। भाई विराट कुछ दिनों पहले तुम्हारी बहन के साथ बाहर गए थे, पुनीत ने कुछ चिंता के साथ कहा। मुझे शक है कि इस लड़ाई का संबंध भाई विराट से हो सकता है। क्या भाई विराट और गार्गी कुछ दिन पहले एक साथ बाहर गए थे? यह सुनकर गगन का चेहरा जम गया। फिर उसने चिंता से कहा, यह बहुत बुरा है।
वह श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी की गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं जानता था। चूंकि गार्गी पुनीत के पर्वत शिखर पर रह रही थी और यहां तक कि श्वेत वस्त्रधारी विराट के साथ भी वह स्वाभाविक रूप से पूरी तरह से निश्चिंत था, इसलिए उसने गार्गी के बारे में ज्यादा पूछताछ नहीं की थी। लेकिन कौन जानता था कि उसने केवल कुछ ही दिनों के लिए आराम किया था और फिर भी ऐसी बात हो गई थी। जूनियर भाई गगन, चिंता मत करो, शायद यह इतनी बुरी बात नहीं है। शायद भाई विराट और जूनियर बहन गार्गी को यात्रा के दौरान कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा और इसीलिए वह इसे सुलझाने के लिए आगे आए। पुनीत ने उसे सांत्वना दी। भाई विराट की क्षमताओं को देखते हुए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। पुनीत की बातें सुनकर गगन ने थोड़ी राहत महसूस की। वास्तव में उसने सप्त खड्ग अमर भवन में व्यक्तिगत रूप से विराट के कौशल को देखा था। विराट के साथ होने पर गार्गी को सुरक्षित होना चाहिए। ये श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा तेजी से उड़ते हुए जल्दी ही उस जगह पर पहुंचे जहां श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंदन लड़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि लड़ने वाले दोनों पक्ष श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंदन थे, तो पुनीत और गगन दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। जिस बात का उन्हें सबसे ज्यादा डर था वह आखिरकार हो ही गई। कुंदन और श्वेत वस्त्रधारी विराट को लड़ते देखकर जाह्नवी भी सदमे में थी। उसे कुछ समय तक न देखने के बाद यह आदमी इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। यहां तक कि वरिष्ठ भाई कुंदन भी उसे हरा नहीं सका। इसके अलावा उसने नीचे जंगल में कई लाशें देखी। वे लाशें स्पष्ट रूप से श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा थीं जो आमतौर पर कुंदन का अनुसरण करती थीं, लेकिन अब वे सभी जंगल में मृत पड़ी थीं। जाहिर है वे सभी श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा मारे गए थे। कुंदन एक प्रतिष्ठित द्वितीय विपत्ति लोक का विशेषज्ञ गार्गी को खोजने के लिए इतने लोगों को लाया, लेकिन अंत में न केवल वह श्वेत वस्त्रधारी विराट को हराने में विफल रहा, बल्कि इतने सारे लोग श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा मारे गए। यह नकारा कुंदन सच में पूरी तरह से बेकार है। अपने सामने के दृश्य को देखकर जाह्नवी खुद को गुप्त रूप से घबराहट महसूस करने से नहीं रोक पाई। उसे उम्मीद थी कि वह आज इस मामले में शामिल नहीं होगी, अन्यथा चीजें बहुत परेशानी वाली हो जाएंगी। रुक जाओ तुम सब। श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के समूह के बीच ठंडे चेहरे वाले युवक ने यह दृश्य देखा तो जोर से चिल्लाया। ठंडे चेहरे वाले युवक की चीख सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट और कुंदन दोनों ने एक साथ लड़ना बंद कर दिया। वे पहले ही इन श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं के आगमन को नोटिस कर चुके थे। लड़के, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, जो हमारे श्वेत हिम संप्रदाय में आकर किसी को मारने की जरूरत कर रहे हो। ठंडे चेहरे वाले युवक ने विराट की ओर देखते हुए ठंडे स्वर में कहा। अपने सामने श्वेत वस्त्रधारी युवक को देखकर वह अनजाने में सदमे की लहर महसूस करने से नहीं रोक सका। केवल एकमात्र अर्ध महाविपत्ति लोक की साधना वाला यह बच्चा वास्तव में कुंदन के साथ एक द्वितीय विपत्ति लोक के साधक के साथ बराबरी की टक्कर ले पा रहा था। ऐसी युद्ध शक्ति सच में आश्चर्यजनक थी। उसे खुद को श्वेत हिम संप्रदाय में शीर्ष मार्शल कला कौतुक में से एक माना जा सकता था, लेकिन वह जानता था कि अर्ध महाविपत्ति लोक में होने पर वह कभी भी ऐसा उल्लेखनीय कारनामा नहीं कर पाता। आखिर यह बच्चा था कौन? श्वेत हिम महाद्वीप पर ऐसी शक्तिशाली हस्ती कब उभरी? ऐसा राक्षसी मार्शल कला कौतुक श्वेत हिम महाद्वीप पर अज्ञात नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उनका श्वेत हिम संप्रदाय श्वेत हिम महाद्वीप का पूर्ण अधिपति है। महाद्वीप के 70% से अधिक मार्शल कला कौतुक इसके सफों में रहते हैं। ऐसा उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति श्वेत हिम संप्रदाय का शिष्य कैसे नहीं हो सकता है? न केवल ठंडे चेहरे वाला युवक चकित था, बल्कि उसके बगल वाली खूबसूरत महिला और गठीले शरीर वाला युवक भी श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा प्रदर्शित युद्ध कौशल से बहुत आश्चर्यचकित थे। वरिष्ठ भाई कौशल, क्या इस मामले के है? अगर जल तत्व तपस्वी को पता चल गया कि उसके निजी शिष्य को किसी ने अपना दास बना लिया है, तो उसके स्वभाव को देखते हुए वह निश्चित रूप से उन दोनों को मार डालेगा। जी मालकिन, आपका यह दास समझ गया। यह सुनकर भुवन ने जल्दी से सिर हिलाया। वह थोड़ा रुका और फिर सावधानी से पूछा, तो मालकिन, बाहर वालों के सामने हमें एक दूसरे को क्या कहकर बुलाना चाहिए? भुवन की बातें सुनकर लावण्या ने उसकी ओर देखा और मोहक मुस्कान के साथ बोली, बाहर वालों के सामने हमारा रिश्ता उल्टा होगा। तुम मेरे स्वामी होगे और मैं तुम्हारी दासी। क्या कहते हो स्वामी? ऐसा कहते हुए लावण्या ने अपना कोमल हाथ बढ़ाया और धीरे से भुवन के सीने को सहलाते हुए उसके कान में मीठी बातें फुसफुसाई। अपने सामने खड़ी इस अद्वितीय और मोहक सुंदरी को देखकर उसकी उन नशीली श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक था। उसकी साधना तृतीय विपत्ति लोक तक पहुंच चुकी थी। श्वेत हिम संप्रदाय में उसका स्थान कई एल्डर्स से भी ऊंचा था। श्वेत हिम संप्रदाय में प्रथम विपत्ति लोक और द्वितीय विपत्ति लोक के काफी शिष्य थे, लेकिन ऐसे केवल 5 युवा शिष्य थे जिनकी साधना तृतीय विपत्ति लोक तक पहुंच चुकी थी। इतनी कम उम्र में तृतीय विपत्ति लोक तक पहुंचने वाले इन शिष्यों का रुतबा तृतीय विपत्ति लोक के एल्डर्स से कहीं अधिक प्रतिष्ठित था। आखिरकार तृतीय विपत्ति लोक का लगभग हर एल्डर कम से कम करोड़ों वर्ष का था और उनकी विकास क्षमता पहले ही बेहद सीमित हो चुकी थी। हालांकि तृतीय विपत्ति लोक के ये 5 मुख्य शिष्य केवल कुछ लाख वर्ष के थे, जिनमें से 1 या 2 सबसे कम उम्र के शिष्यों ने तो 10 लाख वर्ष से भी कम समय तक साधना की थी। उनकी विकास क्षमता उन पुराने राक्षसों से कहीं अधिक थी जो करोड़ों वर्षों से जीवित थे। श्वेत हिम संप्रदाय में इन 5 मुख्य शिष्यों का स्थान केवल चतुर्थ विपत्ति लोक के एल्डर्स के बाद आता था और कौशल नाम का यह कठोर चेहरे वाला युवक उन्हीं 5 मुख्य शिष्यों में से एक था। इसलिए पुनीत के ऊंचे रुतबे के बावजूद उसने कौशल नाम के इस कठोर चेहरे वाले युवक का सामना करते समय जरा भी लापरवाही दिखाने की हिम्मत नहीं की। छोटे भाई पुनीत, क्या तुम इसे जानते हो? पुनीत की बातें सुनकर कौशल नाम का वह युवक थोड़ा हैरान हुआ। उसने अपना सिर घुमाया और पुनीत से पूछा। हाँ, पुनीत ने जल्दी से सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। ये युवा मास्टर विराट मेरे एक मित्र हैं जिन्हें मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप से वापस लाया हूं। वह एक विशिष्ट अतिथि हैं जिनके सत्कार का विशेष निर्देश स्वयं पूर्वज श्वेत हिम ने मुझे दिया है। इन परिस्थितियों में पुनीत के पास पूर्वज श्वेत हिम का नाम बीच में लाने के अलावा कोई चारा नहीं था, अन्यथा यदि कौशल क्रोधित हो जाता और अंधाधुंध तरीके से विराट की हत्या कर देता तो यह विनाशकारी होता। क्या वह एक विशिष्ट अतिथि है जिसके सत्कार का विशेष निर्देश पूर्वज ने दिया है? पुनीत की बातें सुनकर कौशल एक बार फिर से चौंक गया। उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। उसने पुनीत को घूरते हुए पूछा, क्या यह सच है? भले ही वह श्वेत हिम संप्रदाय का एक अद्वितीय मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली था, लेकिन पूर्वज श्वेत हिम के सामने वह जरा भी लापरवाही दिखाने का साहस नहीं कर सकता था। श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर पूर्वज श्वेत हिम का स्थान सर्वोपरि था। यह बिल्कुल सच है। आपका यह छोटा भाई वरिष्ठ भाई कौशल को ऐसे मामले में धोखा देने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। पुनीत ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। वह झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि पूर्वज श्वेत हिम ने वास्तव में उसे विराट का उचित सत्कार करने का निर्देश दिया था। हालांकि पूर्वज श्वेत हिम ने यह बात केवल यूं ही कह दी थी और ऐसा लग रहा था कि उन्हें विराट की ज्यादा परवाह नहीं है,
लेकिन इससे पुनीत को इसे अपनी ढाल के रूप में इस्तेमाल करने से कोई नहीं रोक सकता था। वरिष्ठ भाई कौशल, मैं भी इस बात की गवाही दे सकता हूं। पूर्वज ने वास्तव में ऐसा कहा था। इस क्षण जिग्नेश भी आगे आया और बोला, जब हम शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सप्तखड्ग अमर भवन की खोज कर रहे थे, तब युवा मास्टर विराट ने हमारी बहुत मदद की थी। युवा मास्टर विराट की मदद के कारण ही हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के दल ने सप्तखड्ग अमर भवन के खोज अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया और सुरक्षित वापस लौट पाए। जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय की तरह नहीं, जिनका सप्तखड्ग अमर भवन में लगभग पूरी तरह से सफाया हो गया था। हालांकि जिग्नेश का पहले माया के साथ टकराव हुआ था, लेकिन विराट द्वारा उनके श्वेत हिम संप्रदाय के दल को दी गई मदद की तुलना में यह टकराव नगण्य था। वह अभी भी विराट का बहुत आभारी था। विराट को मुसीबत में देखकर वह भी बिना किसी हिचकिचाहट के आगे आ गया। वरिष्ठ भाई, मैं भी इस बात की गवाही दे सकता हूं। इस क्षण सप्तखड्ग अमर भवन की खोज में पुनीत के साथ गए श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य एक एक करके आगे आए और पुनीत के पक्ष में गवाही देने लगे। यह दृश्य देखकर कौशल को अब कोई संदेह नहीं रहा। यदि केवल पुनीत और जिग्नेश यह कह रहे होते तो उसे शक हो सकता था कि वे झूठ बोल रहे हैं, लेकिन जब इतने सारे लोग एक साथ खड़े होकर एक ही बात कह रहे थे तो इसके झूठ होने की संभावना बेहद कम थी। इस दृश्य को देखकर कुंदन का दिल बैठ गया। अब तक विराट से लड़ते रहने के उसके दो कारण थे। पहला, वह अपनी साधना का उपयोग करके श्वेत वस्त्रधारी विराट को थकाना चाहता था। दूसरा, वह उनकी लड़ाई के हंगामे के माध्यम से श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। यह उनके श्वेत हिम संप्रदाय का क्षेत्र था और यदि विराट ने उनके क्षेत्र में किसी को मार दिया तो श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्य वहां पहुंचने पर उसे आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इस तरह वह श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों का उपयोग करके विराट को मरवा सकता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह लड़का वास्तव में पूर्वज का अतिथि निकलेगा। लानत है, उस कुतिया जाह्नवी ने उसे धोखा दिया। जाह्नवी ने विराट की पहचान के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। यदि जाह्नवी ने पहले ही बातें स्पष्ट कर दी होती तो क्या वह इतनी बड़ी मूर्खता करता? भले ही वह पूर्वज का अतिथि हो, लेकिन वह हमारे क्षेत्र में हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों की अकारण हत्या नहीं कर सकता। क्या वह हमारे श्वेत हिम संप्रदाय का जरा भी सम्मान करता है? कुंदन चिल्लाया। मुझे लगता है कि अगर पूर्वज भी यहां होते तो वे उसे इतनी मनमानी नहीं करने देते और मरे हुए श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों को अवश्य न्याय दिलाते। कुंदन जानता था कि इन परिस्थितियों में वह पीछे नहीं हट सकता, अन्यथा उसका हश्र बेहद दर्दनाक होगा। इसलिए उसने पहल करते हुए पहले विराट पर आरोप मढ़ दिया। बकवास, यह स्पष्ट रूप से तुम थे जिसने भाई विराट पर पहले हमला किया। भाई विराट को आत्मरक्षा के लिए लड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कुंदन की घुमा फिराकर कही गई बातों को सुनकर गार्गी उसे झूठा साबित करने के लिए जल्दी से आगे आई। हम्फ, चरित्रहीन लड़की, अपने आशिक के साथ मिलकर मेरे श्वेत हिम संप्रदाय के साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाती है और अब तुम में उन मृत शिष्यों को बदनाम करने की हिम्मत भी है। तुम निर्लज्ज, अत्यंत चरित्रहीन लड़की, तुम उस आशिक से भी ज्यादा मरने लायक हो। कुंदन ने गार्गी को घूरते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। कुंदन की बातें सुनकर गार्गी इतनी घबरा गई कि उसकी आंखों में तुरंत आंसू आ गए। हम्फ, नहीं किया? तुम्हारी यह कहने की हिम्मत कैसे हुई कि यह सुंदर लड़का तुम्हारा आशिक नहीं है? कुंदन ने गार्गी की ओर देखा और उपहास किया। यह सुनकर गार्गी इतनी घबरा गई कि उसे समझ ही नहीं आया कि वह अपना बचाव कैसे करे। भले ही वह कह दे कि विराट उसका आशिक नहीं है, लेकिन वह इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहती थी। गहराई में वह विराट को बहुत पसंद करती थी और स्वाभाविक रूप से वह इस रिश्ते से इनकार नहीं करना चाहती थी। अगर वह अभी ना कह देती और भाई विराट गलत समझ लेते कि वह उन्हें पसंद नहीं करती, तो क्या यह भयानक नहीं होता? कुछ पल के लिए गार्गी इतनी घबरा गई कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या हुआ? अब बोलती बंद हो गई। गार्गी के चेहरे के भाव देखकर कुंदन मन ही मन आत्मसंतुष्ट महसूस करने लगा और उस पर दबाव डालता रहा। लड़के, तुमने बिना किसी कारण के मेरे श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों को मार डाला। इस मामले को अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता। अगर तुम कोई स्पष्टीकरण नहीं देते हो तो हमारे पास तुम्हें इन श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों की मौत की कीमत चुकाने पर मजबूर करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। कुंदन की बातें सुनकर कौशल ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। सभी लोग, जहां तक मामले की सच्चाई का सवाल है, मैं आपको कुछ दिखाऊंगा और मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही सब कुछ समझ जाएंगे। यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट शांति से मुस्कुराया। इतना कहकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना हाथ हिलाया और एक ताबीज आसमान में उड़ गया। विराट के नियंत्रण में उस ताबीज से अचानक प्रकाश की एक किरण निकली जो उसके सामने शून्य में प्रक्षेपित हुई, जिससे छवियां बन गईं। एक दृश्य अंकन ताबीज। यह देखकर सभी लोग स्वाभाविक रूप से पहचान गए कि विराट ने जो ताबीज निकाला था वह एक दृश्य अंकन ताबीज था। इस दृश्य अंकन ताबीज द्वारा प्रक्षेपित छवियां ठीक वही दृश्य थीं जब विराट और गार्गी पुनीत के पहाड़ से एक साथ नीचे आ रहे थे। जैसे ही सब लोग सोच रहे थे कि विराट का इरादा क्या है, जल्द ही छवियों में मूषक मूंछ का समूह दिखाई दिया। मूषक मूंछ और उसका समूह छिपकर विराट और गार्गी का पीछा कर रहा था। पहले श्वेत हिम संप्रदाय के आसपास भटक रहा था और बाद में श्वेत हिम संप्रदाय के क्षेत्र से बाहर उनका पीछा कर रहा था। बाद में मूषक मूंछ के समूह में एक और व्यक्ति शामिल हो गया, कुंदन। यह देखकर कुंदन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने शुरुआत से ही उनके द्वारा किए जा रहे पीछा को पकड़ लिया था और यहां तक कि सब कुछ रिकॉर्ड करने के लिए एक दृश्य अंकन ताबीज का उपयोग किया था। यह झूठ है, यह सब झूठ है। इस छोटे जानवर ने इसे खुद गढ़ा है। कुंदन गुस्से से दहाड़ा। इतनी जल्दबाजी मत करो, यह झूठ है या नहीं, बस देखते रहो, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने शांति से कहा। जैसे ही वह बोला, दृश्य अंकन ताबीज द्वारा प्रक्षेपित छवियां चलती रहीं। जल्द ही दृश्य में दिखाया गया कि कुंदन और उसके गुंडे श्वेत वस्त्रधारी विराट और गार्गी का रास्ता रोकने के लिए कूद पड़े। जब दृश्य में श्वेत वस्त्रधारी विराट को कुंदन से यह पूछते हुए दिखाया गया कि उसे जाह्नवी ने भेजा है या शौर्य ने, तो जाह्नवी और शौर्य के चेहरे तुरंत मौत के समान सफेद पड़ गए। जाह्नवी तो विशेष रूप से कांपने लगी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह मूर्ख कुंदन ऐसी बात स्वीकार कर लेगा। ऐसा करके क्या वह उसे भी इस मुसीबत में नहीं घसीट लेगा? इस क्षण जाह्नवी को बहुत पछतावा हुआ। अगर उसे पता होता कि कुंदन इतना मूर्ख होगा तो वह उसे यह मामला संभालने के लिए कभी नहीं कहती। आसमान में दृश्य चलता रहा। जल्द ही दृश्य में कौशल और श्वेत हिम संप्रदाय के अन्य शिष्यों के आने का दृश्य दिखाई दिया। यह देखकर कुंदन अब और नहीं रुक सकता था। वह पलक झपकते ही वहां से क्षितिज की ओर तेजी से भाग निकला। यदि पहले वह यह तर्क दे सकता था कि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे जानबूझकर फंसाने के लिए दृश्य अंकन ताबीज को पहले से ही गढ़ लिया था, लेकिन जब दृश्य इस बिंदु तक पहुंचा तो उसका बहाना बेहद कमजोर लग रहा था। यदि दृश्य अंकन ताबीज में दृश्य वास्तव में श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा पहले से गढ़ा गया होता तो यह कौशल और अन्य लोगों के आगमन को कैसे रिकॉर्ड कर सकता था?
स्पष्ट रूप से दृश्य अंकन ताबीज द्वारा रिकॉर्ड किया गया दृश्य इसी अवधि का वास्तविक दृश्य था। एक मूर्ख भी देख सकता था कि इस पर दृश्य गढ़ा नहीं जा सकता था। उसने एक साथी शिष्य पर घात लगाकर हमला करने के लिए एक समूह का नेतृत्व किया, जो श्वेत हिम संप्रदाय के नियमों के तहत एक अक्षम्य अपराध था। आज के बाद से वह श्वेत हिम संप्रदाय में नहीं रह सकता था। अगर वह नहीं भागा तो शायद वह अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा। हम्फ, क्या नीच इंसान है, उसका पीछा करो। यह दृश्य देखकर कौशल का चेहरा बेहद भद्दा हो गया। उसने ठंडी सांस ली और अपने आसपास के श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों को आदेश दिया। हालांकि उसका खुद का कुंदन का पीछा करने का कोई इरादा नहीं था। आज की घटना उसके लिए बहुत बड़ी बेइज्जती थी। कुंदन ने चाहे जो भी गलती की हो, वह विराट के पक्ष में खड़ा होकर कुंदन पर हमला नहीं करेगा। इसके विपरीत यह विराट ही था जिसने इतने सारे लोगों के सामने उसे अपमानित किया था, जिससे वह बेहद नाखुश था। जी वरिष्ठ भाई कौशल। कुछ श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों को कौशल का आदेश मिला और उन्होंने कुंदन के भागने की दिशा में उसका पीछा किया। जहां तक एक सुंदर चेहरे वाली खूबसूरत महिला और कौशल के बगल में खड़े एक हट्टे कट्टे युवक की बात थी, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। यह खूबसूरत महिला और हट्टा कट्टा युवक कौशल की तरह ही 5 मुख्य शिष्यों में से थे। उनका रुतबा किसी भी तरह से कौशल से कम नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें उसके आदेशों का पालन करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके विपरीत कौशल को अपमानित होते देख उन्हें थोड़ा आनंद महसूस हो रहा था। श्वेत हिम संप्रदाय में वे एक दूसरे के प्रतिद्वंद्वी थे। श्वेत हिम संप्रदाय के सर्वोत्तम संसाधन उन 5 पर खर्च किए जाते थे। यदि एक व्यक्ति को अधिक मिलता तो दूसरों को कम मिलता, इसलिए ये 5 अक्सर खुले और गुप्त संघर्षों में लगे रहते थे। छोटे भाई, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ आओ, अपनी दीदी को खुद को जानने का मौका दो। उस खूबसूरत महिला ने मुस्कुराते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट को अपनी ओर बुलाया। उसे विराट में बहुत दिलचस्पी आ रही थी। इस लड़के में न केवल अद्भुत मार्शल आर्ट्स प्रतिभा थी, बल्कि असाधारण बुद्धिमत्ता और कुशलता भी थी। यदि वह उसे अपने पक्ष में कर सके और उसे अपना बना ले तो वह उसके लिए एक बहुत बड़ी संपत्ति बन सकता था। उस खूबसूरत महिला का यह संबोधन सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट थोड़ा अकड़ गया। इस तरह औपचारिक रूप से संबोधित किए जाने से उसे लगा जैसे उसका फायदा उठाया जा रहा है, और वह अप्रसन्न महसूस किए बिना नहीं रह सका। मेरा नाम विराट है, क्या मैं जान सकता हूं कि देवी आप यहां किस लिए आई हैं? विराट ने सम्मानपूर्वक झुकते हुए बिना किसी घमंड या दीनता के कहा। हालांकि जब उस खूबसूरत महिला ने उसे करीब आने के लिए आमंत्रित किया तो विराट ने इनकार कर दिया और जहां खड़ा था वहीं खड़ा रहा। यह देखकर पुनीत, गगन और अन्य लोग विराट के लिए मन ही मन सिहर उठे। यह खूबसूरत महिला श्वेत हिम संप्रदाय में कौशल से भी ऊंचा स्थान रखती थी। वह चंद्रिका थी, जो श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत की बेटी थी। यह महिला न केवल अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थी, बल्कि बेहद चतुर और चालाक भी थी। यदि विराट ने उसे नाराज कर दिया तो श्वेत हिम संप्रदाय में उसका भविष्य काफी अनिश्चित हो जाएगा। अरे छोटे भाई, तुम तो काफी घमंडी हो। मैंने तुम्हें यहां आने के लिए कहा, लेकिन तुम तो अपनी जगह से हिले तक नहीं। लगता है मुझे खुद आकर तुम्हें आमंत्रित करना पड़ेगा। सुंदर चेहरे वाली वह खूबसूरत महिला यह देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। वह हवा में हल्के से हिली, उसका शरीर थोड़ा सा लहराया और अगले ही पल वह तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट के बगल में प्रकट हो गई। यह देखकर विराट का दिल धक से रह गया। इतनी तेज गति केवल महिला की हरकतों से ही विराट बता सकता था कि वह एक बेहद शक्तिशाली साधक थी। यहां तक कि सप्त खड्ग अमर भवन में शक्तिशाली तृतीय विपत्ति लोक के जानवरों की तुलना में उसकी ताकत शायद काफी अधिक थी। चंद्रिका को करीब आते देख गार्गी श्वेत वस्त्रधारी विराट से भी ज्यादा घबरा गई। उसने विराट की आस्तीन को कसकर पकड़ लिया, इस डर से कि अगर वह सावधान नहीं रही तो उसके प्यारे भाई विराट को चंद्रिका छीन लेगी। श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर 5 मुख्य शिष्यों की प्रतिष्ठा अपार थी। संप्रदाय में ऐसा कोई शिष्य नहीं था जिसने उनके बारे में न सुना हो। यहां तक कि जिन लोगों ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा था, वे भी उनकी शक्ल और कारनामों को जानते थे। हालांकि गार्गी चंद्रिका से पहले नहीं मिली थी, लेकिन उसने अपने सामने मौजूद खूबसूरत महिला को एक ही नजर में श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख की प्रसिद्ध और दिग्गज बेटी चंद्रिका के रूप में पहचान लिया था। अगर वह उसके भाई विराट को छीनने की कोशिश करती तो उसके खिलाफ उसका कोई मौका नहीं था। गार्गी की घबराहट की तुलना में विराट बहुत शांत था। हालांकि वह चंद्रिका द्वारा प्रदर्शित शक्ति से काफी हैरान था, लेकिन यह उसे घबराने के लिए पर्याप्त नहीं था। सप्त खड्ग अमर भवन में उसका सामना चतुर्थ विपत्ति लोक के जानवरों तक से हो चुका था, तो स्वाभाविक रूप से वह एक तृतीय विपत्ति लोक के मार्शल आर्ट्स योद्धा से नहीं डरेगा। बेशक विराट के सबसे बड़े आत्मविश्वास का कारण यह था कि यह केवल उसका एक अवतार था। भले ही यह मर जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। छोटे भाई, बहुत बढ़िया, अपनी दीदी जैसी शक्तिशाली साधक का सामना करते हुए भी तुम इतना शांत रह सकते हो। चंद्रिका श्वेत वस्त्रधारी विराट के चारों ओर चक्कर लगाते हुए अपना मुंह ढककर हंसी। इस श्वेत वस्त्रधारी युवक के प्रति उसकी प्रशंसा लगातार बढ़ती जा रही थी। इससे उसे अपने पक्ष में करने का उसका संकल्प और भी दृढ़ हो गया। ऐसी प्रतिभा को पूर्वज श्वेत हिम के गुट के लिए नहीं छोड़ा जा सकता था। 5 मुख्य शिष्यों में चंद्रिका ही एकमात्र ऐसी थी जो पूर्वज श्वेत हिम से विशेष रूप से नहीं डरती थी। पूर्वज श्वेत हिम निश्चित रूप से श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर सर्वोच्च स्थान रखते थे, लेकिन उसके पिता संप्रदाय प्रमुख के रूप में कुछ हद तक उनकी बराबरी कर सकते थे। पिछले कई वर्षों से उनका गुट और पूर्वज श्वेत हिम का गुट कई खुले और गुप्त संघर्षों में उलझे हुए थे। यदि उसके पिता चंद्रकांत आधिकारिक तौर पर पंचम विपत्ति लोक को पार कर लेते तो वह श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर पूर्वज श्वेत हिम के समान स्तर पर खड़े हो सकेंगे। श्वेत हिम संप्रदाय प्रमुख की बेटी के रूप में वह स्वाभाविक रूप से समझती थी कि अपने पिता के बोझ को कैसे साझा किया जाए और सभी हलकों से प्रतिभाओं को कैसे पोषित किया जाए। देवी, मेरा एक नाम है, मेरा गोत्र चू है और मेरा नाम विराट है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने चंद्रिका की ओर देखा और अभिवादन में अपने हाथ जोड़े। चंद्रिका का उसे लगातार छोटा भाई बुलाना विराट को परेशान कर रहा था, और इस महिला का लगातार खुद को दीदी घोषित करना स्पष्ट रूप से उसका फायदा उठाने का एक प्रयास था। विराट इस तरह का नुकसान उठाने वाला नहीं था, इसलिए विराट ने फिर से जोर दिया। विराट की बातें सुनकर चंद्रिका थोड़ी हैरान रह गई। यह पहली बार था जब उसने अपने सामने किसी को इतने गंभीर रूप में देखा था। ज्यादातर पुरुष उसे देखते ही या तो इतने घबरा जाते थे कि ठीक से बोल नहीं पाते थे, या वे उसकी चापलूसी करते थे, या वे उसकी सुंदरता के लालच में आकर अपनी घृणित बदसूरती प्रदर्शित करते थे। विराट जैसा व्यक्ति उसके सामने इतना गंभीर और सच्चा वास्तव में उसके लिए पहली बार था। अगर यह कोई साधारण आदमी होता तो उसे इतनी आत्मीयता से संबोधित करते हुए सुनकर वह निश्चित रूप से बहुत खुश होता। इतना गंभीर नहीं। इससे चंद्रिका की दिलचस्पी और भी बढ़ गई। चंद्रिका ने विराट को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा भरी थी, जैसे वह कुछ बहुत ही अनोखा देख रही हो। ठीक है, चूंकि तुम्हारा नाम विराट है
तो मैं तुम्हें युवा मास्टर विराट कहूंगी, क्या ख्याल है? चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए विराट की ओर देखते हुए पूछा। आप मुझे जो चाहे कह सकती हैं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, विराट ने गंभीरता से उत्तर दिया। यह सुनकर चंद्रिका ने उसकी ओर आंखें घुमाई। यह लड़का साफ तौर पर सीधे चेहरे के साथ बकवास कर रहा था। अगर उसे वास्तव में कोई परवाह नहीं थी कि वह उसे कैसे संबोधित करती है, तो वह बार बार अपने नाम पर जोर क्यों देगा? उसे साफ तौर पर पसंद नहीं था कि उसने उसे पहले कैसे संबोधित किया था। युवा मास्टर विराट, मैंने अभी छोटे भाई पुनीत को यह कहते सुना कि आप शक्ति सिंधु महाद्वीप से हैं। क्या आप वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी दूरस्थ और गरीब जगह से हैं? चंद्रिका ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा। वह वास्तव में इस बारे में उत्सुक थी। क्या शक्ति सिंधु महाद्वीप एक अत्यंत बंजर और दरिद्र स्थान नहीं माना जाता था? वहां से इतना प्रतिभाशाली मार्शल आर्ट्स योद्धा कैसे उभर सकता है? वह स्वाभाविक रूप से शक्ति सिंधु महाद्वीप पर सप्तखड्ग अमर भवन के गिरने के बारे में जानती थी। उस समय जब पूर्वज श्वेतहिम ने श्वेतहिम संप्रदाय के शिष्यों को शक्ति सिंधु महाद्वीप पर जानकारी इकट्ठा करने के लिए लोगों को भेजने के लिए बुलाया था, तो इससे काफी हलचल मच गई थी। इतने हंगामे के साथ किसी के लिए भी यह न जानना असंभव था। पूर्वज श्वेतहिम द्वारा शक्ति सिंधु महाद्वीप का पता लगाने के लिए चुने गए उन मार्शल आर्ट्स योद्धाओं ने श्वेतहिम संप्रदाय के भीतर कई लोगों की ईर्ष्या जगा दी थी। यहां तक कि वह, जो 5 मुख्य शिष्यों में से एक थी, ईर्ष्या से भर गई थी। लेकिन वह जानती थी कि यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे वह सिर्फ ईर्ष्या कर सके। पूर्वज श्वेतहिम की शक्ति के साथ उनके द्वारा खोले गए स्थानिक मार्ग से केवल प्रथम विपत्ति लोक के मार्शल आर्ट्स योद्धा ही गुजर सकते थे। उसके जैसे तृतीय विपत्ति लोक के पावर हाउस के लिए शक्ति सिंधु महाद्वीप तक पहुंचने का एकमात्र तरीका पूर्वज श्वेतहिम की तरह ब्रह्मांड की यात्रा करना था। लेकिन उसकी गति से शक्ति सिंधु महाद्वीप तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड की यात्रा करने में न जाने कितना समय लग जाता। इससे पहले पूर्वज श्वेतहिम अग्नि तत्व पूर्वज और जल तत्व तपस्वी जैसे शीर्ष विशेषज्ञ शक्ति सिंधु महाद्वीप पर पहुंच चुके थे और वे सभी अवसर प्राप्त कर चुके थे जो वे कर सकते थे। जब तक वे पहुंचते तब तक उनके लिए कुछ भी अच्छा नहीं बचता। यही कारण था कि वह समझती थी कि चंद्रिका जैसे श्वेतहिम संप्रदाय के विशेषज्ञों ने शक्ति सिंधु महाद्वीप तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड की यात्रा करने में अपना समय बर्बाद नहीं किया। यह अपार अवसर पूर्वज श्वेतहिम, अग्नि तत्व पूर्वज और जल तत्व तपस्वी जैसे शीर्ष स्तर के पावर हाउस के लिए आरक्षित होना तय था। उनके जैसे कमजोर मार्शल आर्ट्स योद्धा भाग लेने के योग्य नहीं थे। भाई पुनीत सही कह रहे हैं, मैं वास्तव में शक्ति सिंधु महाद्वीप से हूं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। तो फिर युवा मास्टर विराट को हमारे श्वेतहिम महाद्वीप में क्या ले आया? चंद्रिका पूछती रही। मैं पहले कभी शक्ति सिंधु महाद्वीप से बाहर नहीं गया हूं, इसलिए मैं स्वर्ग से परे की दुनिया के बारे में बहुत उत्सुक हूं। इसीलिए मैंने भाई पुनीत से मुझे यहां लाने के लिए कहा ताकि मैं अपने क्षितिज का विस्तार कर सकूं, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कहा। ओह, मैं समझ गई, चंद्रिका ने समझते हुए सिर हिलाया। उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर विराट, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आते? मैं तुम्हें यह अद्भुत दुनिया दिखाऊंगी। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे, मैं वादा करती हूं कि तुम्हारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं होगा। मैं तुम्हें न केवल श्वेतहिम महाद्वीप की दुनिया दिखाऊंगी, बल्कि पूर्वी नक्षत्र क्षेत्र और यहां तक कि पूरे दक्षिणी स्वर्ग मंडल को भी दिखाऊंगी। चंद्रिका की बातें सुनकर विराट का दिल धड़कने लगा। यह महिला साफ तौर पर श्वेतहिम संप्रदाय में एक उच्च पद रखती थी और उसकी ताकत भी जबरदस्त थी। यदि वह उसके पीछे चलता तो श्वेतहिम महाद्वीप पर उसके भविष्य के कार्य बहुत अधिक सुविधाजनक हो जाते। इसके अलावा उसकी स्थिति को देखते हुए वह वास्तव में उसे एक व्यापक दुनिया देखने की अनुमति दे सकती थी। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद देवी। हालांकि मुझे स्वतंत्र रहने की आदत है और मैं दूसरों की सेवा करने का अभ्यस्त नहीं हूं। आपके पीछे चलने से आपकी शांति भंग हो सकती है और आपको अप्रसन्नता हो सकती है, विराट ने चंद्रिका की ओर देखते हुए कहा। हालांकि चंद्रिका के पीछे चलने से उसे काफी फायदे मिल सकते थे, लेकिन विराट ने अंततः उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वह पुनीत के साथ आया था और उसे यह एहसान याद रखना था। श्वेतहिम संप्रदाय में स्थिति अभी भी स्पष्ट नहीं थी। यदि यह महिला पुनीत के गुट के विपरीत दिशा में थी, तो क्या पुनीत के लिए मुश्किल स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी यदि वह उसका पक्ष लेता? इन वर्षों में अनगिनत तूफानों का सामना करने के बाद विराट स्वाभाविक रूप से यह नहीं मानता था कि श्वेतहिम संप्रदाय एक अखंड इकाई थी। किसी भी शक्ति में जहां भी लोग होते हैं, वहां अनिवार्य रूप से गुटबाजी और संघर्ष होते ही हैं। यहां तक कि तलवार संप्रदाय, जिस पर उसका नियंत्रण था, कोई अपवाद नहीं था। हालांकि उसके नियंत्रण में तलवार संप्रदाय ने अपने सख्त नियमों के साथ कई गुटों और गुटबाजी के बावजूद काफी हद तक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा बनाए रखी थी, और यह सारी प्रतिस्पर्धा तलवार संप्रदाय के नियमों के भीतर ही रहती थी। लेकिन जबकि तलवार संप्रदाय उसके मजबूत नियंत्रण में इसे हासिल कर सकता था, विराट यह गारंटी नहीं दे सकता था कि अन्य ताकतें भी वैसा ही व्यवहार करेंगी। उसने इन वर्षों में बहुत कुछ देखा था। कई संप्रदायों के भीतर आंतरिक संघर्ष अक्सर जीवन और मृत्यु की लड़ाई होते थे। कुछ गुटों ने तो अपने फायदे के लिए संप्रदाय के समग्र हितों का भी बलिदान कर दिया था। स्पष्ट तस्वीर के बिना विराट स्वाभाविक रूप से कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेगा। इसके अलावा वह आज पहली बार चंद्रिका से मिला था और उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। वह किस तरह की इंसान थी या उसका स्वभाव कैसा था? विराट का निर्णायक इनकार सुनकर चंद्रिका हैरान रह गई। युवा मास्टर विराट, क्या आपको यकीन है कि आप पुनर्विचार नहीं करना चाहते हैं? मेरे पीछे चलने से मैं आपको ऐसे लाभों का आनंद लेने दूंगी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। विशेष रूप से मेरे पीछे चलने से मैं गारंटी देती हूं कि कोई भी आपके लिए फिर से मुश्किलें खड़ी करने की हिम्मत नहीं करेगा। चंद्रिका ने मुस्कुराते हुए श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखते हुए कहा। वह विराट के इनकार पर क्रोधित नहीं थी। उसने मान लिया कि विराट श्वेतहिम संप्रदाय के भीतर उसकी पहचान नहीं जानता था। यही वजह है कि उसने इतनी आसानी से इनकार कर दिया। इसलिए इस बार उसने और भी बड़ा लालच दिया। हालांकि उसने सीधे तौर पर श्वेतहिम संप्रदाय के भीतर अपनी विशिष्ट पहचान का खुलासा नहीं किया था, लेकिन विराट अपनी बुद्धिमत्ता से निश्चित रूप से उसके निहित अर्थ को समझ जाएगा। आपके दयालु प्रस्ताव के लिए धन्यवाद देवी। हालांकि मैं यहाँ नया हूं और मैं शक्ति सिंधु महाद्वीप के एक दूरस्थ पहाड़ी गांव से आया हूं। आपके पीछे चलने से आपको ठेस पहुंच सकती है। मुझे पहले नियमों से परिचित होने दीजिए, श्वेत वस्त्रधारी विराट ने विनम्रता से कहा। वह स्वाभाविक रूप से चंद्रिका के शब्दों के निहितार्थ को समझ गया था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए चंद्रिका ने जो कहा वह सच लग रहा था। अपनी शक्ति और स्थिति के साथ वह वास्तव में एक शक्तिशाली समर्थक थी। इसके अलावा चंद्रिका की ईमानदार भर्ती ने विराट का पक्ष जीत लिया था। उसका अनुसरण करना वास्तव में एक अच्छा विकल्प हो सकता था, लेकिन फिर भी विराट आसानी से कोई निर्णय नहीं लेना चाहता था। लाभ और नैतिकता के बीच उसने नैतिकता को चुना। बेशक हालांकि विराट ने चंद्रिका की भर्ती को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन उसके प्रति उसका रवैया बहुत विनम्र रहा।
चूंकि युवा मास्टर विराट अनिच्छुक हैं तो मैं आप पर दबाव नहीं डालूंगी। विराट को फिर से मना करते देख चंद्रिका नाराज नहीं हुई। उसने विराट की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर विराट, आप यह संचार टोकन अपने पास रख सकते हैं। यदि आप बाद में अपना मन बदलते हैं तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ चंद्रिका ने एक संचार टोकन निकाला और उसे श्वेत वस्त्रधारी विराट को सौंप दिया। भले ही कोई सौदा न हो, सद्भावना बनी रहनी चाहिए। हालांकि विराट ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, फिर भी वह उसे आसानी से अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी। ऐसी प्रतिभाशाली और चतुर प्रतिभा से जहां तक संभव हो बचा जाना ही सबसे अच्छा था। हालांकि श्वेत वस्त्रधारी विराट की वर्तमान ताकत उसकी तुलना में कुछ भी नहीं थी, लेकिन यदि उसने सफलतापूर्वक महाविपत्ति लोक को पार कर लिया तो वह निस्संदेह एक अत्यंत शक्तिशाली साधक बन जाएगा। विराट को अब नाराज करना उसके भविष्य के लिए एक दुर्जय दुश्मन बनाने के समान होगा। श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख चंद्रकांत की बेटी के रूप में चंद्रिका अच्छी तरह से जानती थी कि बहुत अधिक दुश्मन बनाने से उसे और उसके पिता को क्या नुकसान होगा। उसके पिता का गुट, जो शक्ति में पूर्वज श्वेत हिम के बाद दूसरे स्थान पर था, अपार अधिकार रखता था, लेकिन कई अन्य गुटों से दुश्मनी का भी सामना करता था। श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर ऐसे काफी लोग थे जो उसके पिता को अपनी आंखों की किरकिरी के रूप में देखते थे और उन्हें बदलने की कोशिश करते थे। इसलिए चंद्रिका हमेशा अपने पिता के बोझ को कम करने, अच्छे संबंध विकसित करने और दुश्मनों से बचने के सिद्धांत के साथ काम करती थी, जिससे उसे श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त हुई थी। श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में चंद्रिका भले ही सबसे शक्तिशाली न हो, लेकिन वह निस्संदेह सबसे प्रतिष्ठित थी। ठीक है, धन्यवाद देवी। ये सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट ने थोड़ा झिझकने के बाद अंततः चंद्रिका से संचार टोकन स्वीकार कर लिया और सम्मानपूर्वक झुक गया। हालांकि उसने चंद्रिका के भर्ती प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन वह उसे बहुत अधिक नाराज नहीं करना चाहता था। इसके अलावा चंद्रिका से संचार टोकन स्वीकार करने का मतलब कुछ भी नहीं था। तुम छोटे बदमाश, हमेशा मुझे देवी देवी बुलाते हो, कभी मुझे दीदी भी नहीं कहते। चंद्रिका ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर आंखें घुमाई और थोड़ी शिकायत की। मुझे दीदी कहना तुम्हारे लिए कोई अपमान नहीं होगा। यह सुनकर विराट निशब्द रह गया। यह महिला बस उसका फायदा उठाना पसंद करती थी। आप मेरी चापलूसी कर रही हैं देवी। श्वेत वस्त्रधारी विराट थोड़ा असहाय होकर झुका। ठीक है, ऐसा लगता है कि तुमसे मुझे दीदी बुलवाना असंभव है। मेरा नाम चंद्रिका है, तुम अब से मुझे सीधे मेरे नाम से बुला सकते हो। मुझे देवी बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, यह बहुत औपचारिक लगता है। चंद्रिका ने अपना हाथ हिलाया और कहा। इसके साथ ही चंद्रिका पलक झपकते ही गायब हो गई। चूंकि उत्साह खत्म हो गया था, इसलिए उसके वहां और अधिक रुकने का कोई मतलब नहीं था। चंद्रिका के जाने के बाद श्वेत वस्त्रधारी विराट को अपनी आंखों के सामने कुछ धुंधला महसूस हुआ और उसके सामने एक और आकृति प्रकट हुई। यह कौशल था, वही कठोर चेहरे वाला युवक। लड़के, अपनी औकात में रहो, उन चीजों का सपना मत देखो जिनका तुम्हारी हैसियत का कोई सपना देख सकता है। कौशल ने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्दों में दी गई चेतावनी स्वयं स्पष्ट थी। 5 मुख्य शिष्यों में से एक के रूप में उसे हमेशा चंद्रिका में दिलचस्पी रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके प्रति चंद्रिका का रवैया हमेशा उदासीन रहा था। हालांकि चंद्रिका ने उसे सीधे तौर पर खारिज नहीं किया था, लेकिन उसने उनके रिश्ते को आगे भी नहीं बढ़ाया था। हालांकि इसके बावजूद कौशल के दिल में वह पहले ही चंद्रिका को अपनी संपत्ति मान चुका था और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई और उसे छुए। अब चंद्रिका को श्वेत वस्त्रधारी विराट का इतना शौकीन देखकर और वास्तव में उसकी ओर हाथ बढ़ाने की पहल करते हुए देखकर वह इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उसके सामने मौजूद युवक असाधारण रूप से प्रतिभाशाली और आश्चर्यजनक रूप से सुंदर था, एक सच्चा रत्न था। यदि वह चंद्रिका के साथ इतना समय बिताता है तो कौन जानता है कि भविष्य में क्या हो सकता है। इसलिए चंद्रिका के जाते ही कौशल ने तुरंत श्वेत वस्त्रधारी विराट को चेतावनी देने के लिए झपट पड़ा। अगर यह सार्वजनिक नजर के लिए नहीं होता तो वह उसे भविष्य का प्रतिद्वंद्वी बनने से रोकने के लिए एक ही झटके में युवक को मारना पसंद करता। हालांकि विराट के प्रति अपने तीव्र हत्या के इरादे के बावजूद कौशल ने अंततः उसे सार्वजनिक रूप से सीधे मारने की हिम्मत नहीं की। पहला, वह श्वेत वस्त्रधारी युवक और पूर्वज श्वेत हिम के बीच के संबंध को नहीं जानता था और उसे मारने से पूर्वज क्रोधित हो सकते थे। दूसरा, चंद्रिका ने अभी अभी विराट को अपने गुट में शामिल करने की कोशिश की थी और उसने उसे तुरंत मार दिया था। यह चंद्रिका के प्रति अविश्वसनीय रूप से अपमानजनक होगा। अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो उसके कार्य चंद्रिका के चेहरे पर सार्वजनिक तमाचा थे। यदि उसे पता चला तो वह निस्संदेह उससे संबंध तोड़ लेगी। कौशल अपने क्षणिक क्रोध के कारण चीजों को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उसे सीधे मारने के बजाय केवल श्वेत वस्त्रधारी विराट को चेतावनी देने का विकल्प चुना। मेरे काम करने का अपना तरीका है और मुझे तुम्हारे हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने कौशल की ओर देखा और शांति से कहा। वह धमकी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। यदि कौशल ने इतनी हद पार नहीं की होती तो वह स्वाभाविक रूप से चंद्रिका के पास नहीं जाता। वह हमेशा खूबसूरत औरतों से बचता था, लेकिन कौशल की हरकतों ने उसे नाराज कर दिया था। श्वेत वस्त्रधारी विराट की बातें सुनकर कौशल का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने श्वेत वस्त्रधारी विराट को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि शराब के प्याले को टुकराओ मत, अन्यथा तुम्हें जबरन जहर का प्याला पीना पड़ेगा। चाहे वह शराब हो या जहर, ले आओ, मैं पी लूंगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उपहास किया। श्वेत वस्त्रधारी विराट के अडिग रवैये को देखकर कौशल का चेहरा राख की तरह हो गया। इस छोटे जानवर ने उसे पहले ही 2 बार अपना चेहरा खोने पर मजबूर कर दिया था। वह मरने के लायक है। कुंदन के कार्यों ने उसे पहले ही सभी के सामने अपमानित कर दिया था और अब यह छोटा जानवर उसकी चेतावनी का सामना करते हुए इतनी निडरता से जवाबी कार्रवाई कर रहा था जिससे वह पूरी तरह से अपमानित महसूस कर रहा था। विराट के कार्य उसके लिए एक अभूतपूर्व उकसावे वाले थे। बच्चे, तू बस रुक जा। कौशल ने ठंडे स्वर में श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा, एक कठोर धमकी दी और फिर एक झटके में गायब हो गया। विराट किसी खंडन का सामना करते हुए वह उसे सीधे नहीं मार सकता था। रुकने से वह और भी अधिक चेहरा खो देगा। चंद्रिका और कौशल के चले जाने के बाद हट्टा कट्टा युवक जो उनके साथ आया था उसने भी श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर एक नजर डाली और फिर वह भी वहां से चला गया। इन 3 मुख्य हस्तियों के चले जाने के बाद अन्य लोग भी तितर-बितर होने लगे। जहां तक जाह्नवी और शौर्य की बात थी, किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि कुंदन ने श्वेत वस्त्रधारी विराट द्वारा छोड़ी गई छवि में स्वीकार किया था कि विराट और गार्गी की हत्या का संबंध जाह्नवी या शौर्य से था, लेकिन कोई भी उनकी दोषिता को आगे बढ़ाने के लिए इच्छुक नहीं था। विराट उनके श्वेत हिम संप्रदाय के लिए एक अजनबी था, जबकि जाह्नवी और शौर्य संप्रदाय के सदस्य थे। वे किसी अपरिचित अजनबी के लिए अपने साथी शिष्यों के खिलाफ क्यों हो जाए। इसके अलावा
भले ही कुछ श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा शुरू में जाह्नवी और शौर्य को जवाबदेह ठहराना चाहते थे, लेकिन उन्होंने विराट और कौशल के बीच टकराव को देखने के बाद इस विचार को त्याग दिया। इस बच्चे ने कौशल को नाराज कर दिया था, जो उनके 5 महान शिष्यों में से एक था। यदि वे जाह्नवी और शौर्य का पीछा करने जाते तो क्या वे कौशल के खिलाफ खड़े नहीं होते? श्वेत हिम संप्रदाय में 5 महान शिष्यों में से किसी को नाराज करने का कोई अच्छा परिणाम नहीं था। सबको तितर बितर होते देख और किसी को उनसे पूछताछ करते न देखकर जाह्नवी और शौर्य ने राहत की लंबी सांस ली। जाह्नवी तो विशेष रूप से लगभग टूट ही चुकी थी। अभी अभी का दृश्य अविश्वसनीय रूप से डरावना था। यदि 5 मुख्य शिष्यों ने जांच में हस्तक्षेप किया होता तो सच्चाई देर सबेर सामने आ ही जाती। यदि कुंदन की हत्या के प्रयास में उसकी संलिप्तता पाई जाती तो उसे निश्चित रूप से भयानक परिणामों का सामना करना पड़ता। अब जबकि कोई भी इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहा था, वह एक आपदा से बच गई थी। कौशल की जाती हुई आकृति को देखकर जाह्नवी की आंखों में प्रशंसा की एक झलक कौंध गई। यदि वह कौशल का पक्ष प्राप्त कर सकती तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के खुद को उसे सौंप देगी। इतनी शक्तिशाली हस्ती से चिपके रहना उसके लिए एक अद्वितीय सम्मान होगा। लेकिन दुर्भाग्य से कौशल जैसा प्रतिभाशाली उसकी ओर देखेगा भी नहीं। कौशल जैसे व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करना आसान नहीं होगा। भले ही वह उसके सामने प्रकट हो जाए, वह शायद उसे दूसरी बार भी नहीं देखेगा। कौशल जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अनगिनत महिलाओं से घिरा हुआ है, जिनमें से कई उससे अधिक सुंदर और उत्कृष्ट हैं। उसकी स्थिति और ताकत का कोई व्यक्ति मुश्किल से ही कौशल की नजर में आएगा। जैसे ही समूह निकला, जाह्नवी और शौर्य तेजी से पीछे पीछे चल दिए। हालांकि श्वेत हिम संप्रदाय से किसी ने भी उनके अपराधों का पीछा नहीं किया, लेकिन उन्हें चिंता थी कि श्वेत वस्त्रधारी विराट उनके पीछे आएगा। चूंकि श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि कुंदन की हरकतों का संबंध उनमें से किसी एक से है, वह निश्चित रूप से उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। यदि वे अकेले होते और श्वेत वस्त्रधारी विराट के हाथों में पड़ जाते तो परिणाम भयानक होते। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने जाह्नवी और शौर्य की जाती हुई आकृतियों की ओर देखा। उसके चेहरे के भाव उदासीन थे। इन दोनों कमीनों ने अभी तक उसके साथ अपना हिसाब भी बराबर नहीं किया है और वे अभी भी बार बार उसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। मूल रूप से उसका इन दोनों जोकरों पर ध्यान देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन चूंकि वे इस तरह से उछल कूद करते रहते हैं, इसलिए वह बाद में उन दोनों के साथ सभी पुराने और नए हिसाब बराबर करने का अवसर खोजेगा। भाई विराट, आप वास्तव में इतने निडर हैं कि एक ही समय में 5 महान शिष्यों में से 2 को नाराज करने का साहस करते हैं। भविष्य में श्वेत हिम संप्रदाय में आपकी स्थिति शायद परेशानी भरी होगी। जब श्वेत वस्त्रधारी विराट विचार कर रहा था, तब जिग्नेश आगे आया और चकित भाव से बोला। उसने वास्तव में विराट के अभी के कार्यों की प्रशंसा की। श्वेत हिम संप्रदाय में बहुत कम लोग हैं जो 5 महान शिष्यों को नाराज करने का साहस करते हैं। एक ही समय में उनमें से 2 को नाराज करने की तो बात ही छोड़ दें। जिग्नेश पहले से ही विराट की प्रशंसा करता था और इस क्षण विराट के कारनामे को देखने के बाद विराट के लिए उसकी प्रशंसा एक उफनती नदी की तरह थी, अंतहीन और कभी न खत्म होने वाली। 5 महान शिष्य? क्या 5 महान शिष्य? जिग्नेश की बातें सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट चौंक गया और भ्रमित होकर पूछा, क्या आप हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के 5 महान शिष्यों के बारे में नहीं जानते हैं? विराट की बातें सुनकर इस बार चौंकने की बारी जिग्नेश की थी। उसे लगा कि विराट को उनके श्वेत हिम संप्रदाय के 5 महान शिष्यों के बारे में पता है। मैंने पहले कभी 5 महान शिष्य का नाम नहीं सुना है, तो स्वाभाविक रूप से मैं उनके बारे में कुछ नहीं जानता। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, यह मेरी गलती है। इस क्षण पुनीत ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था कि भाई विराट और 5 महान शिष्यों के बीच इतनी जल्दी कोई बातचीत नहीं होगी, इसलिए मैंने समय पर भाई विराट को 5 महान शिष्यों की स्थिति के बारे में नहीं समझाया, जिसके कारण आज यह स्थिति पैदा हुई। श्वेत हिम संप्रदाय के 5 महान शिष्य हमेशा से ऊंचे और शक्तिशाली रहे हैं। वे शायद ही कभी सामान्य श्वेत हिम संप्रदाय के शिष्यों के साथ बातचीत करते हैं। विराट को श्वेत हिम संप्रदाय में आए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए पुनीत ने स्वाभाविक रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि विराट इतनी जल्दी 5 मुख्य शिष्यों के संपर्क में आएगा और यहां तक कि उनमें से 2 के साथ भिड़ जाएगा। इन 5 मुख्य शिष्यों की पृष्ठभूमि क्या है? भाई पुनीत, क्या आप मुझे विस्तार से बता सकते हैं? श्वेत वस्त्रधारी विराट ने पुनीत से पूछा। 5 मुख्य शिष्य हमारे श्वेत हिम संप्रदाय में सबसे उत्कृष्ट और सबसे कम उम्र के मार्शल आर्ट्स प्रतिभाशाली हैं। वे सभी तृतीय विपत्ति लोक में हैं, बेहद शक्तिशाली हैं और श्वेत हिम संप्रदाय में उच्च पद रखते हैं। संप्रदाय में उनका स्थान चतुर्थ विपत्ति लोक के एल्डर्स के बाद दूसरे स्थान पर है और अधिकांश तृतीय विपत्ति लोक के एल्डर्स से बहुत अधिक है, पुनीत ने कहा। 5 मुख्य शिष्यों में से 3 आज यहां हैं। 3? श्वेत वस्त्रधारी विराट फिर से चौंक गया। आज काफी सारे श्वेत हिम संप्रदाय के मार्शल आर्ट्स योद्धा आए थे, जिनमें कम से कम 20 तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ शामिल थे। जिग्नेश की बातों से विराट उनमें से 2 की पहचान कर सकता था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि 5 मुख्य शिष्यों में से कोई एक और यहां आया होगा। हाँ, वास्तव में 3 हैं, पुनीत ने सिर हिलाते हुए कहा। जिसने सबसे पहले बात की थी वह वरिष्ठ भाई कौशल हैं, जो 5 मुख्य शिष्यों में से एक हैं। वरिष्ठ भाई कौशल कोई उदार व्यक्ति नहीं है। भाई विराट ने आज उन्हें बहुत नाराज कर दिया है, इसलिए बेहतर होगा कि आप भविष्य में उनसे सावधान रहें। दूसरी वरिष्ठ बहन जो भाई विराट को अपने साथ मिलाने के लिए आगे आई, उसका नाम चंद्रिका है। वह न केवल श्वेत हिम संप्रदाय के 5 मुख्य शिष्यों में से एक है, बल्कि हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के प्रमुख की बेटी भी है। क्या? तुम्हारे संप्रदाय के प्रमुख की बेटी? यह सुनकर श्वेत वस्त्रधारी विराट दंग रह गया। हाँ, वह हमारे संप्रदाय के प्रमुख की बेटी है, पुनीत ने मुस्कुराते हुए कहा। वरिष्ठ बहन चंद्रिका को 5 मुख्य शिष्यों में सबसे अच्छे स्वभाव वाला माना जाता है। वास्तव में चूंकि वरिष्ठ बहन चंद्रिका ने अभी अभी भाई विराट में इतनी गहरी दिलचस्पी दिखाई है, इसलिए भाई विराट के लिए वरिष्ठ बहन चंद्रिका के अनुरोध से सहमत होना एक अच्छा विकल्प होगा। वरिष्ठ बहन चंद्रिका के संरक्षण में कम से कम श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर कोई भी आपके लिए समस्याएं पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा। वरिष्ठ भाई कौशल भी नहीं। वरिष्ठ भाई पुनीत, चंद्रकांत के परिवार की महत्वाकांक्षाएं काफी बड़ी हैं। हम पूर्वज के वंश से संबंधित हैं। क्या वरिष्ठ भाई पुनीत का भाई विराट को चंद्रिका के अनुरोध से सहमत होने के लिए कहना थोड़ा अनुचित नहीं है? पुनीत की बातें सुनकर जिग्नेश खुद को बोलने से नहीं रोक पाया। छोटे भाई जिग्नेश, हमें ऐसे मामलों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस बात की परवाह किए बिना कि वे किस गुट से संबंधित हैं, वे अंततः हमारे श्वेत हिम संप्रदाय के सदस्य हैं। इसके अलावा मुझे लगता है कि पूर्वज और संप्रदाय प्रमुख के बीच के संबंध उतने बुरे नहीं हैं जितना बाहरी लोग कल्पना करते हैं, पुनीत ने कहा। वरिष्ठ भाई पुनीत, आपके कहने का क्या मतलब है? यह सुनकर जिग्नेश चौंक गया। उनके श्वेत हिम संप्रदाय के भीतर गुटबाजी के संघर्ष भी बहुत तीव्र थे।
लंबे समय से यह अफवाहें फैल रही थीं कि पूर्वज और संप्रदाय प्रमुख के बीच मतभेद हैं और संप्रदाय प्रमुख के मन में संपूर्ण श्वेत हिम संप्रदाय पर पूर्वज के नियंत्रण को लेकर नाराजगी है। कुछ ऐसा जो लगभग हर कोई जानता है वह सच नहीं हो सकता है, बल्कि यह धारणा बनाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास हो सकता है, पुनीत ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। हालांकि श्वेत हिम संप्रदाय श्वेत हिम महाद्वीप पर सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन यह अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। श्वेत हिम महाद्वीप के भीतर कई अन्य शक्तिशाली ताकतें मौजूद हैं, जबकि कोई भी अकेली ताकत श्वेत हिम संप्रदाय का मुकाबला नहीं कर सकती। उनकी संयुक्त शक्ति उन्हें एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी बनाने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा श्वेत हिम महाद्वीप के भीतर की ताकतों के अलावा श्वेत हिम संप्रदाय को महाद्वीप के बाहर और भी अधिक शक्तिशाली विरोधियों का सामना करना पड़ता है। जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय हमेशा श्वेत हिम महाद्वीप पर नजर गड़ाए रहे हैं। हालांकि तीनों ताकतों के बीच संतुलन के कारण न तो जल तत्व संप्रदाय और न ही अग्नि तत्व संप्रदाय श्वेत हिम संप्रदाय पर पूर्ण पैमाने पर हमला करने का साहस करता है। ऐसा न हो कि उनका पिछला हिस्सा दूसरे के हमले के लिए असुरक्षित हो जाए। यही वह नाजुक संतुलन है जिसके तहत श्वेत हिम संप्रदाय ने इतने वर्षों तक जल तत्व संप्रदाय और अग्नि तत्व संप्रदाय के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और आज तक जीवित है। ऐसी गंभीर बाहरी और आंतरिक परेशानियों के तहत श्वेत हिम संप्रदाय के उच्च अधिकारी एक पल के लिए भी आराम करने की हिम्मत नहीं करते। पूर्वज श्वेत हिम के चहेते कनिष्ठ शिष्य के रूप में पुनीत को पूर्वज का विश्वास प्राप्त है और स्वाभाविक रूप से वह जिग्नेश और अन्य लोगों की तुलना में अधिक जानता है। पुनीत की बातें सुनकर जिग्नेश और गगन दोनों के चेहरों पर विचारशील भाव आ गए, जबकि गार्गी भ्रमित रही। गार्गी सीधे साधे दिमाग की थी और हाल ही में महाविपत्ति लोक को पार करने के कारण दुनिया के बारे में उसका ज्ञान बहुत कम था और स्वाभाविक रूप से वह समझ नहीं पाई कि पुनीत और अन्य लोग किस बारे में बात कर रहे थे। इसलिए भाई विराट, आपको वरिष्ठ बहन चंद्रिका के साथ जुड़ने के बारे में ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप हमारे श्वेत हिम संप्रदाय में जल्दी से खुद को स्थापित करना चाहते हैं तो वरिष्ठ बहन चंद्रिका के साथ जुड़ना एक उत्कृष्ट विकल्प है। पुनीत ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा और कहा। वह और विराट दोनों बुद्धिमान लोग थे और सप्त खड्ग अमर भवन में एक साथ जीवन और मृत्यु से गुजरने के बाद वह विराट के चरित्र को काफी अच्छी तरह समझता था और स्वाभाविक रूप से समझ सकता था कि इस स्थिति में विराट को किस तरह की चिंताएं होंगी। इस बारे में बाद में बात करते हैं। श्वेत वस्त्रधारी विराट मुस्कुराया। हालांकि चंद्रिका का अनुसरण करने के कई फायदे थे, लेकिन विराट का अभी भी ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वह हमेशा खूबसूरत औरतों से दूरी बनाए रखता था, किसी भी ऐसे रोमांटिक झमेले से बचता था जो उसके लिए सिरदर्द का कारण बने। हालांकि चंद्रिका भी उसे पसंद नहीं कर सकती थी, फिर भी विराट इस तरह की मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। जहां तक कौशल की धमकी की बात थी, विराट को बहुत ज्यादा चिंता नहीं थी। अब जब वह श्वेत हिम महाद्वीप पर आ चुका था, सबसे महत्वपूर्ण कदम पूरा हो चुका था और उसके पास खुद को वहां स्थापित करने के कई तरीके थे। तृतीय विपत्ति लोक का एक मार्शल आर्ट्स योद्धा उसके लिए कोई महत्वपूर्ण खतरा पैदा नहीं करेगा। इसके अलावा भले ही वह श्वेत हिम महाद्वीप पर अपना निर्मल अवतार खो दे, इसका मतलब केवल एक अवतार खोना होगा, उसका जीवन नहीं। इसलिए विराट को भविष्य के बारे में बहुत कम डर या चिंता थी। भाई विराट, यह सब मेरी गलती है कि हालात ऐसे हो गए, गार्गी ने कहा। उसका चेहरा निराशा और उदासी से भरा था। अगर मैं न होती तो आप इतनी मुश्किल स्थिति में न होते। मिस गार्गी, यह पूरी तरह से आपकी गलती नहीं है। जब मैं सप्त खड्ग अमर भवन में था तब भी मेरी जाह्नवी और शौर्य से दुश्मनी थी। तुम्हारे बिना भी वे मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेते। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने उसे सांत्वना दी। भाई विराट, क्या इसका वास्तव में वरिष्ठ बहन जाह्नवी से कोई संबंध है? क्या कोई गलतफहमी हो सकती है? गार्गी ने श्वेत वस्त्रधारी विराट की ओर देखा। वह अभी भी यह मानने को तैयार नहीं थी कि इस मामले का जाह्नवी से कोई संबंध है। हालांकि वरिष्ठ बहन जाह्नवी ने सप्त खड्ग अमर भवन में रहते हुए ऐसी बातें की थीं जिससे उसे निराशा हुई थी, फिर भी वह यह विश्वास नहीं करना चाहती थी कि वरिष्ठ बहन जाह्नवी वास्तव में उसे और भाई विराट को नुकसान पहुंचाने का इरादा रखेगी। मिस गार्गी, भविष्य में आपको इस मामले के बारे में पता चल जाएगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट थोड़ा मुस्कुराया। उसने इस मामले के बारे में ज्यादा सफाई नहीं दी। गार्गी बहुत ही मासूम और सीधे साधे दिमाग की थी। भले ही वह इसे स्पष्ट रूप से समझा दे, फिर भी वह विश्वास नहीं करेगी। जब वह जाह्नवी को उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हुए खुद देखेगी, तभी वह वास्तव में विश्वास करेगी। विराट को उम्मीद है कि ऐसा होना बहुत दूर नहीं होना चाहिए। हालांकि उसका प्रारंभिक अनुमान यह है कि आज की घटनाओं का संबंध जाह्नवी या शौर्य से है। इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि जाह्नवी ने ही इसकी साजिश रची थी। कुंदन आखिरकार एक शक्तिशाली द्वितीय विपत्ति लोक विशेषज्ञ है। शौर्य की क्षमताएं उसे नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं होनी चाहिए, लेकिन जाह्नवी कर सकती है। सप्त खड्ग अमर भवन में उसने खुद जाह्नवी के तरीके देखे थे। हालांकि उसके तरीके थोड़े कच्चे हैं, लेकिन वे कुछ कम दिमाग वाले कामुक व्यक्तियों के खिलाफ काफी प्रभावी हैं। कुंदन का आज का असफल अभियान निस्संदेह जाह्नवी की रातों की नींद हराम कर देगा, क्योंकि कुंदन ने खुद स्वीकार किया था कि यह अभियान जाह्नवी या शौर्य से संबंधित था। उसे बदला लेने से रोकने के लिए जाह्नवी पहले ही हमला कर सकती है और अपनी अगली योजना के साथ आगे बढ़ सकती है। इस घटना के बाद विराट और गार्गी ने अपनी यात्रा जारी रखने की इच्छा खो दी। वे गगन, पुनीत, जिग्नेश और अन्य लोगों के साथ श्वेत हिम संप्रदाय लौटने के लिए निकल पड़े। लौटने पर विराट तुरंत एकांतवास में चला गया। हालांकि वह कौशल और अन्य लोगों से डरता नहीं था, फिर भी वह एक शक्तिशाली तृतीय विपत्ति लोक विशेषज्ञ जो श्वेत हिम संप्रदाय के तथाकथित 5 मुख्य शिष्यों में से एक है के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। श्वेत वस्त्रधारी विराट ने बचे हुए महाविपत्ति ईश्वरीय स्फटिक निकाले और महाविपत्ति वायु विस्फोटक ताबीज बनाना जारी रखा। ये ताबीज यकीनन उसके निर्मल अवतार के लिए सबसे शक्तिशाली तुप का पत्ता थे। अपनी शक्ति से वे एक द्वितीय विपत्ति लोक के मार्शल आर्ट्स योद्धा को आसानी से मार सकते थे और एक तृतीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल कर सकते थे। यदि उसके पास बड़ी संख्या में ये ताबीज होते तो वह एक चतुर्थ विपत्ति लोक के विशेषज्ञ को भी चुनौती देने का साहस करता। एक तृतीय विपत्ति लोक के मार्शल आर्ट्स योद्धा की तो बात ही छोड़ दें। श्वेत हिम महाद्वीप आकाश में कुंदन अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था और उसके पीछे द्वितीय विपत्ति लोक का एक श्वेत हिम संप्रदाय का योद्धा लगा हुआ था। शुरुआत में श्वेत हिम संप्रदाय के कई योद्धाओं ने कुंदन का पीछा किया था, लेकिन कौशल और विराट के बीच हुए टकराव की खबर मिलने के बाद उनमें से अधिकांश तितर बितर हो गए थे। अब श्वेत हिम संप्रदाय का केवल यही एक योद्धा बचा था जो उसका लगातार पीछा कर रहा था। ललित, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। तुम किसी पूरी तरह से अनजान व्यक्ति की खातिर इतनी बेतहाशा मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कुंदन ने आगे उड़ते हुए गुस्से से चिल्लाया। कुंदन,
तुम इतने तनाव में क्यों हो? मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूं, उस बच्चे का पक्ष लेने के लिए नहीं। ललित नाम का योद्धा हंसा। यह सुनकर कुंदन के चेहरे के भाव ठंडे पड़ गए। यदि तुम उस बच्चे का पक्ष लेने के लिए यहां नहीं आए हो तो फिर मेरा इतनी बेतहाशा पीछा करने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कुंदन रुका और ललित को देखते हुए पूछा। मैं वरिष्ठ भाई कौशल के आदेश पर तुम्हें एक संदेश देने आया हूं, ललित ने कहा। वरिष्ठ भाई कौशल? यह सुनकर कुंदन फिर से चौंक गया। उसने ललित की ओर देखा और पूछा, वरिष्ठ भाई कौशल मुझे क्या संदेश देना चाहते थे? वरिष्ठ भाई कौशल चाहते हैं कि तुम उस बच्चे को हर कीमत पर मार डालो, ललित ने कुंदन को घूरते हुए कहा। जब तक तुम उस बच्चे को सफलतापूर्वक मार सकते हो तब तक वरिष्ठ भाई कौशल गारंटी दे सकते हैं कि तुम श्वेत हिम संप्रदाय में वापस आ सकते हो। गार्गी पर कुंदन का आज का हमला श्वेत हिम संप्रदाय के साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ मुख्य नियम का उल्लंघन था। सामान्य परिस्थितियों में कुंदन मूल रूप से श्वेत हिम संप्रदाय में नहीं रह पाता। हालांकि यदि कौशल मदद करने को तैयार था तो श्वेत हिम संप्रदाय में कौशल के प्रभाव को देखते हुए वह अभी भी नुकसान को कम कर सकता था और कुंदन को वापस लौटने दे सकता था। हालांकि श्वेत हिम संप्रदाय में साथी शिष्यों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ स्पष्ट नियम है और उल्लंघन करने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी जब तक कि मामला दूसरों को पता नहीं है और कोई अन्य गवाह नहीं है। कोई भी इसमें गहराई से नहीं जाएगा। आखिरकार श्वेत हिम संप्रदाय में कई गुट हैं और उनके बीच खुले और गुप्त संघर्षों के परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत मौतें हुई हैं। इस नियम को लंबे समय से कई लोगों द्वारा नजरअंदाज किया गया है। जब तक कौशल कुंदन की ओर से हस्तक्षेप करने को तैयार है, श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धा कौशल के सम्मान में मूल रूप से यह दिखावा करेंगे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। इस तरह कुंदन कानूनी रूप से संप्रदाय में वापस लौट सकता है। क्या वरिष्ठ भाई कौशल भी उस बच्चे को मारना चाहते हैं? यह सुनकर कुंदन के चेहरे पर अविश्वास के भाव दिखाई दिए। कौशल ने अभी श्वेत हिम संप्रदाय के योद्धाओं को उसे पकड़ने का आदेश दिया था और अब पलक झपकते ही कौशल वास्तव में उस बच्चे को फिर से मारना चाहता है। इसने कुंदन को थोड़ा हैरान कर दिया। उसे आश्चर्य हुआ कि कौशल क्या करने की योजना बना रहा था। हाँ, वह बच्चा बहुत ज्यादा कृतज्ञ है। जब तक तुम उसे मारोगे वरिष्ठ भाई कौशल न केवल तुम्हें श्वेत हिम संप्रदाय में वापस लौटने में मदद करेंगे बल्कि वह तुम्हें महान खजाने से भी पुरस्कृत करेंगे, ललित ने कहा। क्या यह सच में सही है? ललित की बातें सुनकर कुंदन ने संदेह से भरे चेहरे के साथ पूछा। कौशल के रवैये में बदलाव इतना भारी था कि उसे इस पर विश्वास करना मुश्किल लगा। तुम्हें इस मामले पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ललित ने कहा। फिर उसने कुंदन को बताया कि बाद में क्या हुआ था। बेशक उसने खुद इन घटनाओं को नहीं देखा था। आखिरकार उसे शुरुआत से ही कुंदन का पीछा करने का आदेश दिया गया था और स्वाभाविक रूप से वह यह नहीं देख पाया होगा कि बाद में क्या हुआ। जब वह कुंदन का पीछा कर ही रहा था, उसे कौशल से एक नया आदेश मिला जिसमें उसकी रणनीति को कुंदन को मारने से बदलकर उसे अपने पक्ष में करने और कुंदन को विराट को मारने का तरीका खोजने के लिए कहा गया था। जब उसने पहली बार कौशल का आदेश सुना तो ललित को भी लगा कि उसने गलत सुना है। कौशल से कई बार पुष्टि करने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसने गलत नहीं सुना था। संदेह से भरे हुए ललित ने दूसरों से बाद में हुई घटनाओं के बारे में पूछताछ की। कुछ जांच के बाद ललित अंततः समझ गया कि क्या हुआ था। कौशल के अनुयायी के रूप में उसे स्वाभाविक रूप से कौशल के आदेशों को पूरा करना था और कुंदन तक कौशल के इरादों को पहुंचाना था। ललित का स्पष्टीकरण सुनने के बाद कुंदन को अंततः समझ में आया कि कौशल का रवैया अचानक इतना क्यों बदल गया था। पता चला कि वह बच्चा कृतज्ञ निकला था और उसने कौशल की सबसे प्यारी उपपत्नी को नाराज कर दिया था। मैं अब श्वेत हिम संप्रदाय में वापस नहीं जा सकता। मैं उस बच्चे से कैसे निपट सकता हूं? ललित का स्पष्टीकरण सुनने के बाद कुंदन तुरंत सहमत नहीं हुआ, बल्कि उसने सावधानी से पूछा। आज की घटनाओं का असर कम होने से पहले उसने किसी भी परिस्थिति में श्वेत हिम संप्रदाय के क्षेत्र में फिर से प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। अन्यथा कोई भी श्वेत हिम संप्रदाय का शिष्य संप्रदाय के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन करने का साहस करने के लिए उसे मार सकता था। वह बच्चा शक्ति सिंधु महाद्वीप जैसी दूरस्थ और गरीब जगह से आया है। हमारे श्वेत हिम महाद्वीप में आने के बाद वह हमेशा के लिए श्वेत हिम संप्रदाय में नहीं रह सकता। आज गार्गी के साथ उसकी यात्रा इस बात का सबूत है। वह किसी न किसी दिन फिर से बाहर जाएगा और जब वह ऐसा करेगा तो वह अपना कदम उठाने का अवसर होगा, ललित ने कहा। मैं अभी श्वेत हिम संप्रदाय में नहीं हूं। मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कब बाहर जाता है या वह कहां से निकलता है? कुंदन ने सवाल करना जारी रखा। कौशल का काम स्वीकार करना आसान नहीं था और वह आसानी से इसके लिए सहमत नहीं होगा। श्वेत वस्त्रधारी विराट की ताकत अपने आप में असाधारण थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि श्वेत हिम संप्रदाय में विराट के कई दोस्त थे। उसने व्यक्तिगत रूप से देखा था कि कितने लोग विराट के पक्ष में गवाही देने के लिए खड़े हुए थे। ऐसे परेशानी पैदा करने वाले विरोधी को मारना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए कई सहायकों और सटीक जानकारी की आवश्यकता थी। चिंता मत करो, हम उस बच्चे पर नजर रखने के लिए लोगों को भेजेंगे। यदि वह कोई भी कदम उठाता है तो हम तुम्हें तुरंत सूचित करेंगे, ललित ने कहा। यह ठीक है। ललित की बातें सुनकर कुंदन अंततः सहमत हो गया। उसने ललित की ओर देखा और कहा, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। सटीक जानकारी के साथ यह काम बहुत आसान हो जाएगा। जहां तक सहायकों की बात है, उसे इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि कुंदन श्वेत हिम संप्रदाय का शिष्य था, लेकिन अपनी यात्राओं के दौरान उसने श्वेत हिम महाद्वीप पर कई जान पहचान बनाई थी। पर्याप्त मोहक लाभ के साथ उन हताश लोगों का उपयोग वह किसी भी समय कर सकता था। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी महाद्वीप, अनंत परम मीनार का दूसरा स्तर। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई और विराट के शरीर से एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। विराट ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, हल्की सांस छोड़ी और जमीन से उठ खड़ा हुआ। इस क्षण उसकी साधना आरोहण लोक के शिखर से टूटकर अर्धचरण दिव्य विकास लोक तक पहुंच चुकी थी। विराट ने अपनी मुट्ठी भींची और आगे की ओर मुक्का मारा। एक कान फोड़ देने वाली गर्जना के साथ उसके सामने शून्य में एक विशाल ब्लैक होल बन गया और उसके भीतर अंतरिक्ष के अनगिनत टुकड़े लगातार गिरने लगे। 57 में तारे के जागृत होने के बाद अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर का स्थान बेहद स्थिर हो गया था। विराट का मुक्का यहाँ के अंतरिक्ष में इतना विशाल ब्लैक होल बना सकता है, यह दर्शाता है कि उसके मुक्के की शक्ति कितनी भयानक थी। इस मुक्के के कारण हुए विनाश को देखकर विराट की आंखों में संतुष्टि की एक झलक दिखाई दी। उसने अपने मार्शल आर्ट्स की नींव को लगातार मजबूत करने और हर लोक की क्षमता को चरम तक पहुंचाने के लिए जो कड़ी मेहनत और प्रयास किया था, वह इसके लायक था। हालांकि यह साधना पद्धति सामान्य मार्शल आर्ट्स योद्धाओं की तुलना में 10,000 गुना यहां तक कि 1,00,000 गुना अधिक कठिन है, लेकिन इसके परिणाम स्पष्ट रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। हालांकि उसने अभी अभी अर्धचरण दिव्य विकास लोक को पार किया है। युद्ध शक्ति के मामले में वह पहले ही एक विशिष्ट प्रथम विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर है। यदि वह इसे अन्य तरीकों के साथ जोड़ दे तो वह एक द्वितीय विपत्ति लोक के विशेषज्ञ के खिलाफ भी लड़ सकेगा। टिस्क टिस्क टिस्क। विराट
बिल्कुल बुरा नहीं है। मात्र एक अर्धचरण दिव्य विकास लोक का साधक होकर भी इतनी शक्तिशाली युद्ध क्षमता, तुम्हारी वर्तमान प्रतिभा के साथ तुम पहले ही अनेक लोगों के मार्शल आर्ट्स के जानकारों के साथ बामुश्किल प्रतिस्पर्धा कर सकते हो। जैसे ही विराट ने अर्धचरण दिव्य विकास लोक को पार किया, नीले वस्त्रधारी बालक विराट के पास आ गया। उसने अपनी बाहें मोड़ लीं, विराट को ऊपर से नीचे तक देखा और एक कृपालु स्वर में कहा। उसकी आंखों में प्रशंसा की एक झलक दिखाई दे रही थी। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे सिर पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। लानत है विराट, क्या तुम अपनी जान गंवाना चाहते हो? अचानक माथे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ने के बाद नाग तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से गालियां बकने लगा। अरे मूर्ख, मेरे सामने क्या नाटक कर रहा है? क्या तुझे सच में लगता है कि मैं कोई अनपढ़ गंवार हूं? विराट ने गुस्से। बहुत बढ़िया, तो फिर हम ऐसा ही करेंगे। अचानक माथे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ने के बाद नाग तुरंत क्रोधित हो गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया और गुस्से से गालियां बकने लगा। अरे मूर्ख, मेरे सामने क्या नाटक कर रहा है? क्या तुझे सच में लगता है कि मैं कोई अनपढ़ गंवार हूं? विराट ने गुस्से में जवाब दिया। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था। पहले जब वह कुछ नहीं जानता था और उसने दुनिया बहुत कम देखी थी, तो उसने नाग के ताने पर विश्वास कर लिया था, यह सोचकर कि उसकी मार्शल आर्ट्स प्रतिभा वास्तव में कचरा है। लेकिन जैसे जैसे उसकी शक्ति बढ़ी और उसका अनुभव विस्तृत हुआ, उसके क्षितिज और ज्ञान का स्वाभाविक रूप से पहले की तुलना में बहुत विस्तार हुआ। उसने दक्षिणी महाद्वीप से मध्य महाद्वीप की यात्रा की थी, पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप को पार करते हुए, रक्त कबीले और अंधकार दानव वंश के खिलाफ लड़ते हुए, और अब शक्ति सिंधु महाद्वीप से परे की दुनिया का भी सामना किया था। जिन मार्शल आर्ट्स योद्धाओं से वह मिला था, उनमें से कोई भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसके असली रूप से उसकी तुलना करने की तो बात ही छोड़ दें, ऐसे बहुत कम मार्शल आर्ट्स योद्धा हैं जो उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार और निर्मल अवतार की बराबरी भी कर सकते हैं। इतना कुछ अनुभव करने के बाद विराट यह कहने की हिम्मत नहीं करेगा